हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर युवान को, जिससे उसकी वाइफ कह रही होती है कि मेरे भाई को एक कार खरीदनी है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। युवान कहता है कि मेरे पास में कोई भी पैसा नहीं है। इस बात से युवान की वाइफ काफी गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हारी सैलरी कहाँ गई, और अगर तुम्हारे पास में पैसे नहीं है तो जाके अपने माँ बाप की पेंशन निकलवा दो। फिर वो युवान की पॉकेट को चेक करते हुए उसे थप्पड़ मार देती है। युवान की वाइफ शैली कह रही होती है कि मुझे पैसा चाहिए, आखिर तूने पैसा कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। युवान कहता है कि तुम हमेशा पैसा ही मांगती रहती हो। तभी शैली ग्लास उठा के युवान के सर पे मार देती है और कहती है कि तुम एक लूजर हो, तुम्हारी हंसने की हिम्मत कैसे हुई। युवान कहता है कि नहीं है मेरे पास पैसा, तुम्हारे पेरेंट्स को मैंने कार और घर दिलाया, उसके बाद तुम्हारे भाई को भी मैंने एक घर दिलाया, और ये सब कुछ मैंने अपने पैसे से किया। अगर मेरे पास $100 मिलियन भी होंगे ना तो भी वो काफी नहीं है तुम लोगों के लिए। तुम्हारी जो पूरी फैमिली वो बहुत ज्यादा लालची है। शैली कहती है कि तुम्हें काफी घटिया इंसान हो। आखिर ऐसा कौन इंसान है जो कि अपनी फैमिली पे खर्च किया पैसा गिनाता है? क्या तुम्हें यहाँ पे अपनी फैमिली से फर्क नहीं पड़ता? युवान कहता है कैसी फैमिली, तुम्हारी फैमिली को मुझसे पैसा चाहिए और मैं इसी फैमिली से बिल्कुल उब चुका हूँ। शैली कहती है अगर ऐसी ही बात है तो जाके मर जाओ। युवान कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे मर ही जाना चाहिए। शैली कहती है कि रुको, अगर तुम मरने जा रहे हो तो उससे पहले मुझे एक इंश्योरेंस लेने दो। युवान कहता है कि तुम काफी घटिया इंसान हो शैली, और मैं तुम्हें मौका नहीं देने वाला। ये बोलते हुए खिड़की से कूद जाता है। नीचे गिरते वक्त युवान सोच रहा होता है कि मैंने एक बहुत घटिया लाइफ जी है, यहाँ तक इस लड़की की वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा दुख दिया है। मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि गॉड मुझे एक और मौका दे ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं। सीन चेंज होता है, मैं 2009 1 जुलाई का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यानमू को, जो कि वक्त में पीछे आ गया होता है। यानमू अपने घुटनों के ऊपर शैली की फैमिली के सामने बैठा हुआ होता है। शैली कह रही होती है कि तुम घुटनों पे क्यों बैठे हुए हो। शैली का भाई कहता है कि इसकी फैमिली इतने पैसे वाली नहीं है ना, इन लोगों को अपने घुटनों पे बैठने की आदत है। तभी युवान शॉक होते हुए कहता है क्या मैं जिंदा हूँ? मैं तो बिल्डिंग से कूद गया था ना, आखिर मैं जिंदा कैसे बच गया? शैली की मॉम कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या पागलों ऐसी हरकत कर रहे हो। शैली की मॉम को देखते हुए युवान बोलता है मॉम। शैली की मॉम बोलती है कि आखिर तुम किसको मॉम बोल रहे हो? अगर तुम्हें मुझे अपनी मॉम बुलाना है तो तुम्हें $40,000 और देने होंगे। युवान बोलता है क्या $40,000 ब्राइट प्राइस? इसका मतलब तो ये है कि मैं 8 साल पहले आ चुका हूँ, और ये तब का टाइम है जब मैंने शैली की फैमिली से उसका हाथ मांगा था। शैली की मॉम बोल रही होती है कि हम तुम्हें अपनी बेटी दे देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें $4 लाख देने होंगे। युवान खड़े होते हुए बोलता है कि हाँ मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। साथ ही युवान सोच रहा होता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, इस कमीनी फैमिली के चक्कर में पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। युवान बोला ठीक है मैं एग्री हूँ। शैली की मॉम बोलती है क्या तुम्हें चलेगा? युवान बोलता है कि मैं कोई गधा नहीं हूँ जो कि मान जाऊँ। शैली की मॉम गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम कैसे बात कर रहे हो, मेरी बेटी की कीमत कम से कम $1 मिलियन है, तुम्हारे लिए तो मैं यहाँ पे फिर भी डिस्काउंट लगा रही थी। युवान बोलता है क्या पे कान में कोई खराबी है? मैंने आपसे कहा ना कि मैं शैली के लिए $1 भी नहीं दूंगा। शैली कहती है युवान आखिर तुम कैसे कर सकते हो? युवान बोलता है कि तुम मुझे क्या बोल रही हो? तुम्हारी मॉम तुम्हारी यहाँ पे प्राइस $1 मिलियन लगा रही है, वो यहाँ पे तुम्हारी शादी कर रही है या फिर तुम्हें बेच रही है। शैली कहती है कि मेरे मॉम डैड ने बहुत मेहनत करी मुझे बड़ा करने के लिए, तो उन्हें कम से कम थोड़ा बहुत पैसा तो मिलना ही चाहिए ना। युवान बोलता है लेकिन बदले में तुम लोग मुझे क्या ही दे सकते हो, एक बेकार सी फैमिली जो कि हमेशा पैसा मांगती रहती है। तभी शैली का भाई खड़े होते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारी फैमिली को बेकार कहने की। तभी युवान कहता है कि तुम तो एक ऐसे लूजर हो जो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात से शैली का भाई काफी गुस्सा होते हुए आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन उसके अटैक को डॉज करते हुए युवान सोच रहा होता है कि मैं पहले फाइट बैक नहीं किया करता था, पर इस बार मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। वहीं शैली की मॉम बोल रही होती है कि मेरे बेटे को जाने दो, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। युवान कहता है कि मेरी तुम्हारी बेटी से शादी नहीं हुई है, इसी वजह से ना ये कमीना मेरा भाई है और ना ही तुम लोग मेरी फैमिली, और अब से हम लोग के बीच में जो भी रिश्ता था वो टूटता है। तभी शैली कहती है कि युवान क्या तुम्हारे लिए पैसा हमारे रिश्ते से ज्यादा वैल्यू रखता है? युवान कहता है कि तुमने अपने पेरेंट्स की तो बात कर दी कि इन लोगों को तुम्हें बड़ा करने में बहुत सारा पैसा लगा होगा, क्या तुमने कभी मेरे पेरेंट्स के बारे में सोचा कि आखिर वो कहाँ से $5 लाख देंगे? युवान सोच रहा होता है कि पास्ट लाइफ के अंदर $5 लाख इकट्ठा करने के लिए मेरे फादर को एक लॉटरी खरीदनी पड़ी थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ था। फिर युवान जाते हुए कहता है कि तुम लोग को एक बैंक चाहिए, मेरे ऐसा इंसान नहीं। आगे युवान एक लॉटरी शॉप के बाहर आ गया होता है और वो एक पोस्टर देख रहा होता है। युवान सोच रहा होता है कि फर्स्ट प्राइज के नंबर्स में और मेरे फादर के नंबर में सिर्फ 1 नंबर का अंतर था, और मुझे बिल्कुल क्लियरली याद है कि आखिर उस लॉटरी का नंबर क्या था। फिर युवान शॉप में आते हुए कहता है कि मुझे एक लॉटरी चाहिए। फिर जैसे युवान पीछे मुड़ता है वो देखता है अपने फादर को। युवान के फादर आते हुए सोच रहे होते कि मैंने अभी युवान को देखा था, लेकिन आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो तो शैली के घर गया हुआ है ना, वो यहाँ पे क्या करेगा? युवान सोच रहा होता है कि अभी लंच का टाइम हुआ है, लेकिन फादर अभी लंच नहीं करे, यहाँ पे आया टिकट खरीदने के लिए। वह युवान के फादर बोल रहे होते हैं कि प्लीज गॉड मेरी लॉटरी निकाल दो, इससे मैं कम से कम अपने बेटे के लिए ब्राइट प्राइस दे पाऊंगा। अपने डैड को देखते हुए युवान सोच रहा होता है कि डैड मुझे माफ कर दीजिए, आज का आपको और मॉम को कभी भी सफर नहीं करना पड़ेगा। तभी युवान के सामने सिस्टम आता है जिसका नाम होता है आई ऑफ द लॉर्ड गॉड सिस्टम।
जिसमें युवान को पहला टास्क मिला होता है कि उसके पास में $100 मिलियन के एसेट होने चाहिए, साथ ही एक बहुत बड़ी कंपनी भी। और ये काम करने के लिए उसके पास सिर्फ 21 घंटे बचे हैं और अगर युवान ये काम करने में फेल हो जाता है तो वो मारा जाएगा। युवान सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है। फिर युवान अपने घर पे आ गया होता है और वो कह रहा होता है इस सिस्टम के हिसाब से मेरे पास सिर्फ 21 घंटे बचे हुए हैं, अगर मैं इसके दिए हुए टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ तो मैं मारा जाऊंगा। तभी युवान को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। युवान कहता है ये तो मिंग याओ की आवाज है। युवान बताता है कि मिंग याओ उसकी बचपन की दोस्त है। लास्ट लाइफ के अंदर जो मिंग याओ की मॉम थी उन्होंने जुआ खेला था जिसके अंदर वो $5 लाख हार गई थी और जब ये सारा काम हुआ था तो मिंग याओ मेरे घर पे थी, लेकिन मैं तो शैली के घर पे गया हुआ था उसका हाथ मांगने के लिए और सब मिंग याओ ने मुझे बहुत सारे कॉल भी किए थे लेकिन किसी वजह से मैं इसका कॉल नहीं उठा पाया था। बाद में मुझे पता चला था कि मिंग याओ मारी गई क्योंकि जब उसको लोन शार्क पैसे के लिए परेशान कर रहे थे तो उसकी हिम्मत टूट गई और उसने सुसाइड करके खुद को मार डाला। और लास्ट लाइफ के अंदर मैं उसको नहीं बचा पाया था लेकिन इस बार मैं पक्का से उसको बचा लूंगा। फिर हम देखते हैं मिंग याओ को जिसको 2 लोन शार्क ने पकड़ रखा होता है। पीली बार वाला लोन शार्क कह रहा होता है कि तुम्हें जितना चिल्लाना तुम चिल्ला सकती हो, यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। वहीं दूसरा लोन शार्क कह रहा होता है कि मैं किसको कॉल लगाऊं, क्या मुझे युवान को कॉल लगाना है। फिर युवान बेसमेंट के अंदर आकर उन दोनों लोन शार्क को मारने लगता है। मिंग याओ युवान को गले लगाते हुए कहती है कि फाइनली तुम आ गए। तभी पहले वाला लोन शार्क बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की। फिर दूसरा लोन शार्क कहता है कि लगता है तुम जिंदगी से थक चुके हो इसलिए तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो। लेकिन तभी युवान उसका हाथ पकड़ते हुए मोड़ने लगता है और वो लोन शार्क बोल रहा होता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। पहले वाला लोन शार्क बोलता है कि तुमने मेरे भाई को मारा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तभी युवान बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे पैसे के लिए आए हो ना, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। तभी वो लोन शार्क बोलता है क्या तुम्हारे पास पैसा है। फिर वो लोन शार्क आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम्हें पता है कितना सारा पैसा है, इन लोगों पर $500 मिलियन पैसा देना है हम लोगों को, क्या तुम इतना सारा पैसा दे सकते हो। युवान बोलता है मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे पैसा तुम्हें लौटा दूंगा। तभी वो लोन शार्क बोलता है कि तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाई है जिसके लिए तुम्हें $1 लाख और देने होंगे और अगर तुम अपने प्रॉमिस के बावजूद पैसे को लौटा नहीं पाते हो तो फिर लड़की अपनी बॉडी से उस पैसे को चुकाएगी। युवान कहता है कि अगर मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ तो तुम लोगों को अपने घुटनों पे आके मिंग याओ से माफी मांगनी होगी। वो लोन शार्क जाते हुए कहता है कि जो हमारे बॉस हैं वो फिडेलिटी रियल एस्टेट के मालिक हैं, अगर तुम लोग यहाँ पे पैसा नहीं दे पाते हो तो वो तुम लोग के पाँव काट देंगे। तभी युवान को फिर से नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास अब सिर्फ 20 घंटे बचे हैं। युवान सोच रहा होता है फिडेलिटी रियल एस्टेट तो वही कंपनी है ना जो कि बैंकक्रप्ट होने वाली है और अगर सिस्टम के हिसाब से मुझे जीना है तो मेरे पास सर्वाइवल पॉइंट होने चाहिए जिसके लिए मुझे टास्क को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मिंग याओ कहती है कि ब्रदर युवान आखिर आपने ये क्यों किया, अभी तक तो वो लोग सिर्फ मेरे ही पीछे थे, अब तो वो लोग आपके पीछे ही पड़ जाएंगे। युवान बोलता मिंग याओ तुम पैसे की टेंशन मत लो, यहाँ पे जो भी कुछ है वो मैं संभाल लूंगा, 3 दिन बाद वो कभी तुम्हारे सामने झुक के माफी मांगेंगे। तभी वहाँ पे युवान को काफी जोरदार झटका फील होता है। मिंग याओ बोलती ब्रदर क्या आप ठीक हैं। तभी युवान उसके ऊपर गिर जाता है। युवान उठते हुए कहता है कि मैं दोपहर से कुछ भी नहीं खाया इसी वजह से मैं बेहोश हो गया था। साथ ही युवान सोच रहा होता है लगता है यही वो खतरनाक इफेक्ट है जिसके बारे में सिस्टम कह रहा था कि अगर मेरे पास पॉइंट नहीं होंगे तो धीरे धीरे करके मेरी जो बॉडी वो वीक होती जाएगी। सीन जो होता है शैली के घर का सीन दिखाया जाता है। शैली की मॉम बोल रही होती है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। युवान कभी भी शैली के फोन को नहीं काटता, आज उसका फोन काट रहा है। वहीं जो शैली के फादर होते हैं वो काफी गुस्सा हो गए होते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बेकार हो, तुम यहाँ पे एक आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकती। शैली की मॉम बोलते हैं कि लाओ फेंग तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो भी कुछ हुआ उसमें शैली की कोई गलती नहीं है। आज युवान के साथ में कुछ ना कुछ तो अजीब है। शैली के फादर भी सोच रहे होते हैं कि हाँ ये बोल तो सही रही है, वो कभी युवान कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करता है, आज उसने पहली बार ऐसे बिहेव किया है। शैली की मॉम बोलती कहीं ऐसा तो नहीं कि जो युवान है वो अमीर हो गया है इसी से वो ऐसा बिहेव कर रहा हो। शैली के फादर बोलते जाओ शैली से घर पे चेक करके आओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि युवान के घर पे कोई और लड़की रहती हो और उसका दिल तुमसे उतर गया हो। साथ ही शैली के फादर सोच रहे होते कि अगर वो अमीर हो गया होगा तो हम उसे $5 नहीं $1 मिलियन मांगेंगे। शैली की मॉम शैली को घर से बाहर निकालते हुए बोलती है कि हाँ जाओ एक बार चेक करके आओ। शैली सोच रही होती है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो काफी ज्यादा अजीब है, युवान ने पहले कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया था, कहीं जो मॉम डैड बोल रहे वो सच तो नहीं हो गया ना। वही जो युवान होता है वो मिंग याओ को फ्रूट खिला रहा होता है, तभी उनके घर की बेल बजती है। मिंग याओ बोलती है कि मैं जाके गेट ओपन करती हूँ। जैसे ही वो गेट ओपन करती है वो कहते हैं सिस्टर शैली आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। शैली अंदर आते हुए कहती है कि युवान में साफ साफ बताओ क्या हुआ है। युवान कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तुमसे पहले ही कहा था ना कि हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं बचा, क्या मैंने उस टाइम साफ साफ नहीं कहा था, या फिर तुम्हारी जो लालची मॉम है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई और उन्होंने तुमको बोला कि जाके चेक करके आओ। शैली कहते हैं कि युवान तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे तुम पक्का किसी और लड़की को डेट कर रहे हो इसलिए तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। युवान बोलता चाहे जो भी रीजन है मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला और हम दोनों के बीच में काफी लंबा रिश्ता चला है, इसी वजह से मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना घर छोड़ दो, इससे हो सकता है कि तुम एक काफी अच्छी लाइफ जी पाओ। शैली वहां से जाते हुए कहती है कि युवान तुम एक बहुत घटिया इंसान हो, तुम्हें पक्का से इस दिन पर रिग्रेट होगा। मिंग याओ बोलती है ब्रदर युवान आपके और शैली के बीच में क्या चल रहा है,
साथ ही वो सोच रही होती है कि पहले लोग काफी अच्छे से रहा करते थे, आखिर ये लोग अचानक से फाइट क्यों करने लगे। युवान कहता है कि नहीं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, मैं आज रात को बाहर ही रहूंगा, तो तुम आराम से खाना खा के यहीं पे सो जाना। युवान सोच रहा होता है मुझे शैली से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे बस इस चीज पे ध्यान देना है कि आखिर मैं इस लाइफ में क्या क्या कर सकता हूँ। जब युवान बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सभी लोग अपनी लॉटरी के प्राइज लेने आए होते हैं। युवान सोच रहा होता है कि मेरे फादर भी यहीं पे होंगे। युवान के फादर बोल रहे होते हैं कि मैं बस चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी हो जाए और वो एक अच्छा सा घर खरीद के सेटल हो जाए। फिर युवान सोच रहा होता है कि सिस्टम मेरी हेल्प करेगा प्रॉपर्टी को खरीदने में, और फिडेलिटी रियल एस्टेट कंपनी मेरे लिए काफी बेहतरीन है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी सभी लोगों को लगता है जो पूरा जगह है वो एकदम बेकार जगह है, लेकिन फ्यूचर के अंदर जियांगचेन सिटी का पूरा बिजनेस वहीं पे होगा। अगर मैं कैसे भी करके पूरे फूडा खरीद लेता हूँ तो इसे सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही मैं पूरे जियांगचेन सिटी का सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन जाऊंगा। मुझे कैसे भी करके फिडेलिटी रियल एस्टेट को खरीदना ही होगा, इससे मैं फ्यूचर में काफी ज्यादा अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा। अगले दिन युवान फिडेलिटी रियल एस्टेट पे आता है जो कि बैंकरप्ट हो गई होती है। युवान सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग भी इसे खरीदने के लिए आए हैं। तभी युवान के चेस्ट में पेन होने लगता है और उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास मिशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, अगर आप इसे टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते तो आप पक्का से मर जाएंगे। साथ ही जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा आपके सर्वाइवल पॉइंट है वो भी कम होते जाएंगे, जिससे कि आपको आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी। युवान सोच रहा होता है मैं दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर मैं अपने लॉटरी से मिले हुए चेक को कैश करने नहीं गया होता तो मैं इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ होता। तभी युवान के पास में एक बंदा आता है और कहता है कि साइड में हटो, हमें बैनर लेके जा रहे हैं। युवान कहता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वो बंदा बताता है कि हम लोग को आधे साल सैलरी नहीं मिली, इसी वजह से यहाँ पे सारे वर्कर्स ने स्ट्राइक रखी है। युवान कहता है लेकिन तो काफी कॉमन बात है ना, कंस्ट्रक्शन साइट वालों को लेट पेमेंट मिलती है। तभी एक वर्कर बताता है कि जो रियल बॉस थे वो भाग गए हैं और जो दूसरे बॉस है कैंगरी, उनके पास में बहुत ही कम पैसा बचा है, वो बैंकरप्ट होने वाले हैं। तो अगर दोनों बॉस के पास में पैसा ही नहीं है तो हमें पे कौन करेगा। इसी वजह से यहाँ पे सभी लोग हड़ताल कर रहे हैं कि उनको पेमेंट चाहिए। युवान खुश होते हुए बोलता है कि सच में यहाँ के बॉस भाग गए हैं, और वर्कर बताता है कि हाँ हम सच बोल रहे हैं, आज यहाँ कंपनी के अंदर कैंगरू आया था और उसी को ब्लॉक करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। युवान से जाते हुए कहता है कि आप लोगों का शुक्रिया अंकल। साथ ही युवान सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि इस कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रखी है, मेरे पास अभी भी टास्क कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा बचा हुआ है, शायद से हो सकता है कि मैं इस कंपनी को खरीद के बच जाऊं। तभी भीड़ के बीच में से कैंगरू की कार निकलने लगती है और सभी लोग कह रहे होते हैं कि हमारा पैसा पे करो। अंदर बैठा कैंगरू का बॉडीगार्ड लीबाओ कह रहा होता है ये सभी लोग पैसे के लिए काफी परेशान हो चुके हैं, मैं यहाँ पे कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि इनको सबक सिखा सकते हैं। कैंगरू कहता है कि ऐसा कोई भी मतलब नहीं बनेगा, यहाँ पे कम से कम 100 लोग हैं और 100 लोग को पिटवाने के लिए तुम्हें 100 लोग तो चाहिए ही होंगे ना, अगर यहाँ पे कोई भी मर जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो अभी उसे कार की खिड़की पे युवान नॉक करता है। युवान नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आपके पास 25 मिनट बचा है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फिर युवान कार के अंदर आ जाता है, जिसको देख के लीबाओ कह रहा होता है तुम कार में क्यों आ गए, अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। युवान कहता है मिस्टर कैंगरू मुझे आपसे कुछ काम था। लीबाओ युवान कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तो सुनाई नहीं दे रहा कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना यहाँ से निकल जा। युवान कहता है कि जो मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ इससे मिस्टर कैंगरू की जिंदगी जुड़ी हुई है, अगर मैं आज यहाँ पे चला गया तो तुमको अपनी जिंदगी भर जेल में काटनी पड़ेगी। लीबा बोलता है कि तुम भी बाहर के लोग जैसे ही हो, तुम यहाँ पे पैसा मांगने ही आए हो ना। कैंगरू कहता है कि लड़के, मेरे को जो भी करना था मैंने वो सभी चीज सोच ली है, तू मुझे यहाँ पे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। युवान कहता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ पे पैसा लेने के लिए नहीं पैसा देने के लिए आया हूँ। ये सुनकर कैंगरू काफी शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। युवान कहता है कि मेरा मतलब मैं आपको जितने भी लॉसेस को कवर कर सकता हूँ, साथ ही यहाँ पे बाहर जितने भी लोग की पेमेंट बाकी उन सबकी पेमेंट भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं फिडेलिटी रियल एस्टेट का ओनर बनूंगा। कैंगरू कहता है कि जवान लड़के फालतू बातें मत करो, तुम यहाँ पे सोच भी नहीं सकते कि जो हमारे लॉसेस है वो कितने बड़े हैं, यहाँ तक कि सिर्फ जो लोग बाहर खड़े उनकी पेमेंट ही बहुत ज्यादा है। युवान कहता है कि मेरे पास फालतू बातें करने के लिए टाइम नहीं है, तुम्हारा जो भी अमाउंट है मुझे जल्दी बताओ। युवान को नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आपके पास टास्क कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। कैंगरू कहता है कि $50 मिलियन के अंदर हमारे जितने भी लॉसेस है वो कवर हो जाएंगे। युवान कहता है सिर्फ $50 मिलियन की बात है ना। इस बात से कैंगरू गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम अभी तक बड़े भी नहीं हुए और तुम इस अमाउंट को छोटा कह रहे हो। लीबा उस बच्चे को बाहर निकाल दो। लीबा कहता है कि लड़के मैंने कहा ना ऐसे बाहर निकल जाओ, आखिर तुम्हें फालतू बातें करी क्यों रहे हो। तभी युवान लीबा को गले से पकड़ लेता है। वहीं जो कैंगरू होता है वो सोच रहा होता है ये बंदा फाइटर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी इसे लीबा को काफी आराम से रोक दिया। कैंगरू कहता है लड़के ना ही मेरे पास पैसे है ना ही टाइम, तो प्लीज मुझसे फालतू बातें मत करो, यहाँ से चले जाओ। युवान कहता है कि मजाक नहीं कर रहा, आप ही कंपनी की जमीनों की कीमत भले से $50 मिलियन क्यों ना हो, मैं सारी खरीद लूंगा। युवान सोच रहा होता है यहाँ पे कैंगरू के पास में अपनी भी कुछ जमीनें हैं, अगर मैं यहाँ पे इसकी भी जमीनें खरीद लेता हूँ तो इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। युवान कहता है यहाँ पे तुम्हारे नाम पे जितनी भी जमीनें हैं सब मुझे दे दो, मैं इनको भी खरीदने के लिए रेडी हूँ। कैंगरू बोलता है बच्चे तुम मजाक नहीं कर रहे ना,
साथ ही गैंगरी सोच रहा होता है बच्चा काफी अलग लग रहा है, इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि झूठ बोल रहा है। युवान कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से प्राइस बोलिए। तभी युवान को नोटिफिकेशन आते है कि आपके पास सिर्फ टास्क कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट बचे हैं। वहीं जो लीबा होता है वो सोच रहा होता है ये बच्चा एक नंबर का पागल है, अगर इस बच्चे को यहाँ के बारे में पता होता तो वो कभी भी इतने महंगे रेटों में जमीनें नहीं खरीदता। युवा को नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास में टास्क कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। इसी वजह से जितने भी आपके सेंसेस है वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। अगर आप टाइम पे अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते तो आप पक्का से मारे जाएंगे। युवान बोलता है मिस्टर कैंगरुई क्या आपने अपना डिसीजन ले लिया? युवान सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे नहीं मरना है। कैंगरुई जल्दी से हाँ बोलो और इसको खत्म करो। कैंगरुई बोलता है 20 मिलियन, अगर तुम मेरे अकाउंट के अंदर 20 मिनट ट्रांसफर कर दोगे तो मेरी जितनी भी जमीन है तुम्हारी हो जाएगी। युवान सोच रहा होता है कि आखिर इसने अभी क्या कहा, मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा। युवान बोलता है मैं जल्दी में हूँ, यहाँ पे जो भी प्रोसेस है जल्दी कंप्लीट करो। युवान सोच रहा होता है कि इसके मुंह को देख के मैं बोल सकता हूँ कि इसने 20 मिनट की बात करी है। कैंगरुई कहता है कि लीव आओ, जल्दी से प्रोसेस को कंप्लीट करो। तभी युवान को नोटिफिकेशन आते है कि आपके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, अगर आप प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते तो पक्का से मारे जाएंगे। युवान सोच रहा होता है कि जो मेरी नजर है पूरी धुंधली हो चुकी है। फिर युवान आखिर के 3 सेकंड से पहले कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। युवान सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया, अगर मैं टाइम रहते हुए ये सब नहीं कर पाता मैं पक्का से मारा जाता। युवान को नोटिफिकेशन आती है कि आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है, इसी वजह से आपको 10 सर्वाइवल पॉइंट के साथ में 3 सर्वाइवल पॉइंट और मिलते हैं। फिर युवान को सर्वाइवल पॉइंट के बारे में बताया जाता है। युवान जितना टास्क को कंप्लीट करेगा और अच्छे से पैसे को इन्वेस्ट करेगा उसे उतने ही सर्वाइवल पॉइंट मिलते जाएंगे और रोज सर्वाइव करने के लिए 1 सर्वाइवल पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा सर्वाइवल पॉइंट होने से युवान की जो फिजिकल एबिलिटी तो काफी बेहतर हो जाएगी और सर्वाइवल पॉइंट की मदद से युवान सिस्टम से कुछ खरीद भी सकता है। तभी बाहर से कोई कैंगरू के कार के ऊपर एक पत्थर फेंकता, बोलता मुझे मेरी पेमेंट करो। तभी लीबा बोलता है कि मिस्टर कैंग आप ठीक है ना, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे कुछ लोगों को बचा लेना चाहिए आपको बचाने के लिए, वरना ये लोग आपको कभी भी यहाँ से निकलने नहीं देंगे। कैंगरू बोलता है मिस्टर युवान आपने ये सब देखा ना। युवान कहता है कि मैंने आपको पेमेंट कर दिया है, आप इनको सैलरीज पे कर दीजिए। युवान सोच रहा होता है कि धीरे धीरे मेरी बॉडी रिकवर कर रही है और 13 सर्वाइवल पॉइंट का मतलब यही है कि मैं 13 दिन तक सर्वाइव कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल ही नहीं पता कि जो अगला टास्क वो कब मिलेगा, इसीलिए मुझे खुद सर्वाइवल पॉइंट कमाना सीखना होगा। फिर लीबा कार से बाहर निकलते हुए बोलता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, यहाँ पे जितने भी लोग सैलरी लेने के लिए आए हैं उन लोगों को आज रात को पेमेंट कर दी जाएगी। सभी लोग कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने ये कंपनी में बहुत साल काम किया है, हम लोग कम से कम 1 दिन का मौका दे ही सकते हैं। लीबा बोलता है कि मिस्टर कैंग ये सब खत्म हुआ, अब हमें क्या करना है। कैंगरू बोलता है कि वापस कंपनी चलो, मुझे मिस्टर युवान को अपने प्लान्स बताने हैं। फिर युवान और कैंगरू कंपनी के अंदर आ गए होते हैं और वो प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं। कैंगरू बोलते हैं ये बुक को देखिए, ये हमारी प्लान बुक है। युवान कहता है कि आप लोग के पहले बनाए हुए प्लान की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे जितनी भी एरियाज को मैं सर्कल कर रहा हूँ वो सभी हमारी है, लेकिन फिलहाल सारी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं। फिलहाल हम लोग को यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं करना, हम लोग यहाँ पे आसपास की जितनी भी जमीनें सारी खरीद लेनी है। कैंगरू बोलता है कि मिस्टर युवान आप जो जगह बता रहे हो काफी ज्यादा छोटी है, वहाँ पे आसपास में किसी के घर भी नहीं है, वहाँ पे जमीनें भी काफी ज्यादा सस्ती है, आखिर हम लोग वहाँ पे जमीन खरीद करेंगे क्या। युवान कहता है कि इस बात की आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे जितने पैसे लग रहे हैं वो सारे पैसे मेरे हैं, तो जो मैं कह रहा हूँ वही करते रहिए। साथ ही युवान सोच रहा होता है कि जिस जगह पे मैंने मार्क किया है वहाँ पे पास में बहुत सारी स्कूलें खुलने वाली है और स्कूल से खुलने की वजह से वो जगह कमर्शियल एरिया बन जाएगी। युवान कहता है कि जमीनों खरीदने के बाद मैं वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल बनाने वाला हूँ जिसके अंदर सारी चीजें होंगी और वहाँ का जो डेकोरेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा और यूनिक होगा। मिस्टर कैंगरू वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम मैं आपको देता हूँ, आपको वहाँ पे ज्यादा जल्दी काम करने की कोई जरूरत नहीं, पर काम अच्छा होना चाहिए। कैंगरू बोलता है जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा कर दूंगा। युवान कहते हैं कि मिस्टर कैंगरू टेंशन मत लीजिए, आपने मेरी कंपनी को ज्वाइन किया है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करूंगा और हम लोग साथ में मिलकर अपनी कंपनी को काफी आगे बढ़ाएंगे। कैंगरू कहता है कि मिस्टर युवान जिनपैंग होटल के अंदर इन्वेस्टमेंट पार्टी है जहाँ पे बहुत सारी नई नई कंपनियां आएंगी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप भी वहाँ पे चल सकते हैं। युवान सोच रहा होता है कि सर्वाइवल पॉइंट कमाने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट पार्टी के अंदर जाता तो मैं काफी सारे पैसे को इन्वेस्ट कर पाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे आना चाहिए। सीन चल होता है, जिनपैंग होटल का सीन दिखाया जाता है। युवान रिसेप्शन में पूछ रहा होता है कि आखिर इन्वेस्टमेंट पार्टी कहाँ पर हो रही है, तभी युवान की नजर शैली के ऊपर जाती है जो कि एक बुढ़े से आदमी के साथ में होती है। वो बुढ़ा सा बंदा बोल रहा होता है कि लास्ट टाइम मैं तुम्हें 3 महीने पहले देखा था, लेकिन 3 महीने से पहले आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हो। शैली सोच रही होती कि युवान तुम एक बहुत ज्यादा बेकार इंसान हो, अगर तुमने ब्राइट प्राइस दे दी होती तो मुझे इस बेकार इंसान के साथ में रहना नहीं पड़ता। तभी वो बुढ़ा सा इंसान बोलता है कि मिस शैली आप मेरे साथ में रहते हुए भी क्या सोच रही हैं। तभी शैली और युवान एक दूसरे को देखते और मुंह फेर लेते हैं। वही वो बुढ़ा आदमी सोच रहा होता है कि लगता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसी वजह से ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वही युवान सोच रहा होता है कि मुझे इसे ब्रेकअप किए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और ये यहाँ पे किसी और बुढ़े को एंटरटेन करने के लिए आ गई, लेकिन चाहे जो भी हो मुझे इस लड़की से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। तभी जो बुढ़ा आदमी होता है जानवर के युवान से टकरा जाता है। युवान बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी वो बुढ़ा सा आदमी बोलता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तुम रास्ता रोके खड़े थे इसी से मैं तुम्हें धक्का दे दिया और लगता तुम्हें पता नहीं कि जगह कैसे लोगों के लिए है,
आखिर तुमने से गरीब को यहाँ पे आने के लिए अलाउड किसने किया? युवान कहता है कि मुझे कैसे तैयार होना ये मेरी मर्जी है, तुम मुझे नहीं उतार सकते। तभी वो बुढ़ा सा आदमी बोलता है कि तुम कब से मेरी लड़की को घूर रहे थे, अब तुम यहाँ पे फालतू बातें कर रहे हो। फिर युवान शैली से बोलता है कि आखिर तुम्हारे इस आदमी के साथ में क्या रिश्ता है? शैली कहती है कि आखिर तुम्हें इसे क्या करना है? तभी वो बुढ़ा सा आदमी बोलता है कि तुम सुने लड़की क्या कह रही है, इतनी सुंदर लड़की को पाने के सिर्फ सपने देखो। युवान सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि शैली एक अच्छी लड़की है और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से बिहेव करती होगी, लेकिन मैं इस लड़की को गलत समझ लिया था, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वैसे भी मेरा ब्रेकअप हो चुका था, इसको जो भी करना मैं इसे करने देता हूँ। फिर हमें 14th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पार्टी चल रही होती है। युवान को नोटिफिकेशन आती है कि अगर आपने यहाँ पे एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो इसके बदले में आपको 10 रॉयल पॉइंट मिलेंगे। युवान सोच रहा होता है यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आई है और कुछ ऐसी नई कंपनीज भी आई है जो कि आगे चल के बहुत बड़ी बनने वाली है। यहाँ पे मेरे लिए इन्वेस्ट करने का काफी अच्छा मौका है। जैसे युवान अंदर जाने का ट्राई करता है, उसे बॉडीगार्ड रोक देता है और बोलता है लड़के यहाँ पे अजनबी लोग अलाउड नहीं है। युवान कहता है कि मुझे पता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पार्टी चल रही है, मुझे जाने दो। बॉडीगार्ड बोलते हैं जितने भी लोग आए हैं वो सभी बहुत बड़े लोग हैं, यहाँ पे कोई भी ना तुम्हें आराम से 10 मिनट वाला ऑफर कर सकता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन लोगों के बीच में बैठने के लिए क्वालिफाइड हो? युवान कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं इन्वेस्टमेंट पार्टी के लिए आया हूँ। बॉडीगार्ड बोला तुमको देख के लग रहा है कि तुम कोई बॉस हो, तुम्हें तो देख के लग रहा है कि तुम किसी हाउसकीपिंग कंपनी के बॉस हो सकते हो और यहाँ पे हाउसकीपिंग करने वाले बॉस को भी अलाउड नहीं है, प्लीज अंदर चले जाओ, यहाँ पे कोई परेशानी खड़ी मत करो। युवान सोच रहा होता है कि ये कमियां मुझे मेरे कपड़े देख के जज कर रहा है। तभी वहाँ पे वो बुढ़ा आदमी और शैली आ जाते हैं। वो बुढ़ा आदमी कहता है कि तो वही लड़का है जो कि नीचे मिला था, क्या ये हमको यहाँ पे फॉलो करते हुए आया है? तभी वो बॉडीगार्ड हंसते हुए कहता है कि मिस्टर आपको पता नहीं है, बच्चा पता नहीं कहाँ से आ गया और यहाँ पे मैं कब से इसको जाने के लिए कह रहा हूँ पर ये मेरी बात भी नहीं मान रहा है। ये बार बार यही कह रहा है कि इसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तभी मिस्टर माँ बोलता है कि लड़के किसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करो, कम से कम तुम यहाँ पे बेसी होने से तो बच जाते। और हाँ, तुम गलत जगह पे आ गए, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और आखिर यहाँ पे अच्छा दिन का क्या ही मतलब है? अगर तुम्हारे बिल्कुल भी पैसे नहीं रहेंगे तो तुम कभी भी सुंदर लड़की नहीं पा पाओगे। देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और एक काफी सुंदर लड़की भी। तभी हमें बॉडी चलाते हुए कहता है कि लड़के तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या, अब यहाँ से निकल जा। तभी वहाँ से मिस्टर माँ जाते हुए कहते हैं कि मिस्टर कैंगरुई आपसे मिले काफी टाइम हो गया है। तभी युवान शैली से पूछता है क्या तुम इसे पैसे के लिए कर रही हो? शैली बोलते है कि तुम्हें इसे क्या करना है? युवान कहता है कि तुम्हारे लिए पैसा इतना जरूरी है, तुम किसी को ही फॉलो कर सकती हो। लगता है यहाँ पे कुछ पैसों के अंदर एक अमीर बंदे ने तुम्हारी बॉडी को खरीद लिया है। वो जो मिस्टर माँ होते हैं वो कैंगरू से बोल रहे होते हैं कि मैं सुना कि आपकी कंपनी काफी ज्यादा अमीर बंदे ने खरीद लिया है और यहाँ तक कि वो आपकी कंपनी के लिए बहुत सारी चीजें बिल्ड भी करवा रहा है। कैंगरू बोलता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, मुझे मेरे कर्ज की वजह से इतना टेंशन हो गई थी कि मैं सो भी नहीं पा रहा था, लेकिन झटके के अंदर ही सब कुछ बदल गया। और मिस्टर माँ के आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? मिस्टर माँ कहते हैं कि जो मेरी कंपनी के साथ काफी ज्यादा खराब चल रही है, काश मेरी भी किस्मत आपकी इतनी अच्छी होती कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाता जो कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता। और मिस्टर कॉन्ग क्या आप मुझे अपनी कंपनी के ओनर से मिला सकते हैं? मैं भी उनके साथ में बैठे थोड़ी बहुत बातचीत करना चाहूंगा। तभी कैंगरू की नजर युवान पे जाती है। तभी कैंगरू बोलता है कि मिस्टर मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फिर कैंगरू युवान के पास जाते हुए कहते हैं कि मिस्टर युवान आप आ गए। वही मिस्टर माँ सोच रहे होते कैंगरू इस बंदे को तेरा रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, ये तो यहाँ पे सिर्फ एक पागल सा बच्चा है। शैली भी सोच रही होती है कि युवान तो छोटी मोटी कंपनी का एम्प्लॉय है जो कि काफी अच्छा काम करता है, आखिर इतने बड़े बिजनेसमैन इसको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। फिर मिस्टर माँ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि मिस्टर कैंगरू क्या पागल हो चुके हैं, आप यहाँ पे एक बच्चे को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? कैंगरू कहता है कि ऐसा तो नहीं कि आपने इनके कपड़े देख इनको जज कर दिया हो, यही मिस्टर युवान है जिन्होंने मेरी डूबी हुई कंपनी को खरीद लिया और इनके पास में बहुत सारा पैसा है। मिस्टर माँ कहते हैं कि आपे कहने का मतलब यही वो बंदा जिसने कि आपकी कंपनी को खरीदा है। कैंगरू कहते हैं कि मैंने आपसे कहा ना कि यही है मिस्टर युवान हमारी कंपनी के। फिर मिस्टर माँ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि मिस्टर युवान मुझे माफ करिएगा, प्लीज मेरी बातों को दिल पे मत लीजिएगा, मैंने जो भी कहा नादारी में कह दिया, मुझे आपकी आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, इसी वजह से मैंने सब बोल दिया। युवान कहता है कि मिस्टर कैंगरू हमें पे फालतू लोगों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलिए यहाँ से चलते हैं। वही मिस्टर माँ कह रहे होते हैं कि सर मुझे माफ कर दीजिए, जितनी भी गलती सारी मेरी है, अगर आपको कोई भी ऑर्डर देना था डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं, आप नाराज मत होइए। युवान कहता है कि तुम्हारा नाम माँ डोंग है ना? मिस्टर माँ बोलते हैं कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। युवान बोलता है कि तुम एक कचरा हो, ये बोलते हुए वो आगे बढ़ जाता है। वही मिस्टर माँ सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी बेकार है, इसके अंदर थोड़ा बहुत पैसा तो काफी फुदक रहा है, अब मैं इस कंपनी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं इसकी काफी बेइज्जती करूंगा। फिर कैंगरू बोलता है कि मिस्टर युवान क्या आपने सोचा कि आप यहाँ पे किस कंपनी पे इन्वेस्ट करने वाले हैं? युवान कहता है कि नहीं मैंने अभी तक नहीं सोचा। साथ ही युवान सोच रहा होता है कि मैं सोचता था कि जगह काफी शानदार होगी, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज भी नहीं है। तभी उसके लिए नेबुला ग्रुप की चेयर पे जाती है। युवान कहता है कि नेबुला ग्रुप ये फ्यूचर की लीडिंग कंपनीज में से एक है, लगता है कि अभी काफी छोटी कंपनी है, इसी वजह से इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, लेकिन फ्यूचर के अंदर इंटरनेट पे लीड करने वाली है। तभी युवान के पास में नेबुला ग्रुप का बंदा आता है और कहता है कि मिस्टर युवान मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पे मेनली इंटरनेट प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि वायरलेस राउटर और बहुत कुछ, प्लीज ये लीजिए मेरा बिजनेस कार्ड। युवान उस बिजनेस कार्ड को देखते हुए सोच रहा होता है कि इसका फाउंडर है जैंग पेंगुई और इस बंदे ने जो अपनी प्रोफाइल उसे काफी नीचे करके रखा है ताकि यहाँ पे इन्वेस्टर को रिक्रूट कर सके, लेकिन मुझे पता है इस बंदे की रियलिटी क्या है और इसी कंपनी ज्यादा ग्रो कैसे करेगी। तभी कैंगरू बोलता है कि मिस्टर युवान राउटर इतना काम की चीज नहीं होती, यहाँ पे ज्यादा लोग बाहरी कंपनी को यूज करते हैं,
डोमेस्टिक कंपनी कोई भी यूज नहीं करने वाला। वहीं जो बाकी लोग भी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ राउटर टाइम से आगे की चीज है। अभी के लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये चीज है क्या। यहाँ पे मैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ इंटरनेट काफी ज्यादा महंगा हो चुका है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना काफी बड़ी बेवकूफी रहेगी। तभी जैंग बोलता है कि डियर बॉसेस, आप लोगों को नहीं पता है कि जो इंटरनेट का फ्यूचर है वो काफी ज्यादा बड़ा है। मेरा विश्वास कि जो इंटरनेट का एरा है वो काफी ज्यादा बड़ा बनने वाला है। आप लोग को बिल्कुल नहीं पता कि फ्यूचर के अंदर कच्चा बादाम ट्रेंड करने वाला है और ये सब देखे के लोग पक्का से मेरे राउटर खरीदेंगे। वहीं दोनों बॉसेस तो बात कर रहे होते हैं कच्चा बादाम आखिर ये कौन देखता है। वहीं दूसरा बॉस बोल रहा होता है कि हाँ कच्चा बादाम मुझे भी पसंद नहीं है, इस कंपनी से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी युवन बोलता है तुमने बोला कच्चा बादाम, मैं तुम्हारी कंपनी के बाद $15 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कैंगरी बोलते हैं कि मिस्टर युवन एक बार कैंगरी बोलते हैं कि मिस्टर युवन फिर से सोच लीजिए, क्या आपको पक्का से भरोसा कच्चा बादाम ट्रेंड करेगा और इसी कंपनी भी ग्रो करेगी। जैंग बोलता है कि सर आप मेरी कंपनी में $15 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। युवन कहते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हारी तरफ फ्यूचर के बारे में सोच सकता हूँ। मेरा मानना ये है कि सिर्फ कच्चा बादाम ही नहीं मोए मोए भी ट्रेंड करेगा और इंडिया में काफी ट्रेंड आने वाला है, इसी वजह से तुम्हारी कंपनी भी ग्रो करेगी। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं काफी आगे बढ़ सकता हूँ। जैंग बोलता है कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी भीड़ के अंदर मिस्टर मा आगे निकलते हुए कहते हैं कि बच्चा फालतू बातें कर रहा है, मुझे इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कि कंपनी ग्रो कर सकती है। फिर मिस्टर मा आगे निकलते हुए बोलते हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा बेकार है, एकदम कचरा बंदा है ये। कैंगरी बोलता है कि मिस्टर मा आपको पता है कि हम लोग कलीग्स हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा फालतू बातें ना करें और अपना मुंह बंद कर लें। मिस्टर मा कहते हैं कि आप मुझे नहीं बताते मैं भूल ही जाता कि हम लोग कलीग हैं। हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग हाउसिया ड्रैगन ग्रुप के अंडर में आते हैं और जो कैंगरी कंपनी तो काफी ज्यादा कर्ज के अंदर थी, यहाँ तक कि ये अपने लोगों को पे भी नहीं कर पा रहे थे और अगर इसको ये इन्वेस्टर नहीं मिला होता तो पक्का से कंट्री छोड़ के भाग जाता। ये सुनने पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि कैंगरी तो काफी ज्यादा बेकार इंसान है और अगर मिस्टर युवा ने इसी कंपनी को खरीदा तो वो भी काफी ज्यादा बेकार इंसान होंगे। मिस्टर मा कहते हैं कैंगरी तो काफी ज्यादा बेवकूफ इंसान हो, तुम्हें यहाँ पे मुझसे नहीं भिड़ना चाहिए था। युवान कहता है कि मिस्टर मा क्या तुम इस बात पर कॉन्फिडेंट हो कि मैं $15 मिलियन की पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर मा कहते हैं कि मेरा नाम माडोंग है और मैं जो भी काम करता हूँ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से करता हूँ, स्पेशली तुम्हारे जैसे कचरों के सामने मेरा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मिस्टर मा सोच रहे होते हैं मैंने कभी भी एक ऐसे बच्चे का नाम नहीं सुना जो कि बहुत ज्यादा अमीर हो और पक्का से इसके बाद में फिडेलिटी रियल एस्टेट खरीदने के बाद में पैसे नहीं बचे होंगे। युवन आगे बढ़ते हुए कहता है क्या तुम मुझसे एक बेट करना चाहोगे कि आखिर मैं नेबुला कंपनी के अंदर $15 मिलियन इन्वेस्ट कर पाता हूँ या नहीं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे फिडेलिटी रियल एस्टेट की रियलिटी बतानी होगी। मिस्टर मा कहते हैं कि ठीक है मैं बेट करता हूँ, तुम्हारे पास पक्का से नेबुला के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होंगे और लड़के तुम पक्का से इस बेट को हारने वाले हो। युवन कहते हैं कि मार डाऊंगा कि तुम हार गए तो मेरे सामने झुक के माफी मांगनी पड़ेगी और फिडेलिटी रियल एस्टेट की पूरी सच्चाई को बताना पड़ेगा और अगर मैं यहाँ पे बेट में हार जाता हूँ तो जो तुमने कहा मैं वही करूंगा। मिस्टर मा सोच रहे होते कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता किसके पास में कितने पैसे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गलती से भी बेट को हार गया तो भी सभी लोग को मेरी कंपनी की रियलिटी के बारे में पता चल जाएगा, जिससे कि मुझे भी काफी ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे इस बच्चे से बेट नहीं लगानी चाहिए। युवन बोलता है कि मिस्टर माडोंग क्या हुआ, क्या आप डर गए? तभी वहाँ पे एक रेड हेयर वाला बंदा आगे निकलते हुए कहता है कि मिस्टर माडोंग यहाँ पे सभी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सभी लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम देते ये बंदा होता है टैंग निंग जो कि जियांग चेंग की फर्स्ट फैमिली का सेकंड सन है। तभी माडोंग बोलता है कि मिस्टर टैंग आप यहाँ पे क्यों आए? युवन सोच रहा होता है टैंग ये तो टैंग फैमिली का हेड है और जो नेबुला ग्रुप है वो अपने रॉ मटेरियल को इन्हीं की कंपनी से खरीदती है। अगर मैं इस बंदे से काफी अच्छी बातचीत कर लूँ तो मेरे लिए काफी फायदेमंद रहेगा। टैंग निंग कहता है कि आप मेरे बारे में कोई टेंशन मत लीजिए, आप जो बेट लगाए थे उसे कंटिन्यू करिए। माडोंग बोलता है कि मिस्टर टैंग मुझे प्लीज माफ करेगा, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, हम यहाँ पे बिल्कुल भी बेट नहीं लगाने वाले। टैंग निंग गुस्सा होते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पे किसी भी चीज में मजा नहीं आ रहा था और आपकी बेट मुझे मजा आने ही लगा था, तब तो आप बोल रहे कि आप नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे बेट नहीं लगाते तो आपको मुझसे प्रॉब्लम हो सकती है। माडोंग बोलता है कि मुझे माफ करेगा, मुझे आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे बेट लगाने के लिए तैयार हूँ। तभी कैंगरी बोलता है कि मिस्टर युवान एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या पक्का से मिस्टर माडोंग के साथ में बेट लगाने वाले हैं? युवान कहता है कि हाँ मुझे बेट लगानी है और आखिर मेरा बैंक कार्ड कहाँ पे रखा हुआ है? तभी शैली आगे निकलते हुए बोलते कि युवान मेरी बात सुनो, खुद की बेइज्जती मत कराओ, यहाँ से चले जाओ। शैली सोच रही होती है यहाँ पे युवान की काफी बेइज्जती हो रही है और लगता है जो इसने पैसे के बारे में बताया सबको झूठ कहा था, इसी वजह से मिस्टर माडोंग ने इसकी बेइज्जती करी। अगर यहाँ से अभी चला जाता है काफी बेटर होगा। माडोंग बोलता कि मिस शैली आप टेंशन मत लीजिए, ये बंदा यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा और वैसे भी यहाँ से वापस लौटने का मतलब यही है कि अपनी हार को मानता है। अपनी हार को मानने के बाद में इसको बेट की टास्क को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। युवन अपना बैंक कार्ड बाहर निकालते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे ये मिल गया। युवन बोलता है कि मिस्टर जैंग मैं काफी अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ और मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर आपको मेरे साथ में बिजनेस करना है तो मैं आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए रेडी हूँ। जैंग कहता है कि हाँ मैं कॉपरेट करने के लिए रेडी हूँ, मैं अभी अपनी मशीन लेके आता हूँ। साथ ही जैंग सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं मानता हूँ इसने कपड़े कुछ खास नहीं पहने, लेकिन हम कभी भी किसी कपड़ों से इसको जज नहीं कर सकते। तभी माडोंग युवान के हाथ से कार्ड छीनते हुए कहता है कि एक्टिंग करना बंद कर। फिर माडोंग सभी लोगों से कहता है कि आप लोगों को भरोसा हो रहा है, एक बार ये कार्ड देखिए एकदम सिंपल बैंक कार्ड है, जिस बंदे के पास $15 मिलियन होंगे वो इतना सिंपल कार्ड क्यों यूज करेगा? ये कमीना हम सभी लोगों को बेवकूफ बना रहा है। माडोंग की बातों को सुनकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, जिस बंदे के पास $15 मिलियन होंगे
आखिर वो एक सिंपल कार्ड को यूज क्यों करेगा। तभी युवन अपना कार्ड छीनते हुए कहता है कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं अभी पता चल जाएगा। और जो झैंग होता है वो अपनी मशीन लेके आ भी गया होता है। जैसे ही युवन कार्ड स्वाइप करता है मशीन में बताया जाता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस, इस वजह से ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। माडोंग हंसते हुए कहता है कि सभी लोगों ने देख लिया ना, इस बंदे के पास में बिल्कुल ही पैसे नहीं है, ये यहाँ पे आप सभी लोगों से झूठ कह रहा था। युवन सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, पैसे कम कैसे पड़ गए। कैंगरी बोलता है कि मिस्टर युवन क्या आपके पास में सच में पैसे नहीं है। झैंग सोच रहा होता है कि सच में ये बच्चा काफी ज्यादा मजाक कर रहा था, पर पता नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बंदा झूठ बोल रहा है। चलो देखते हैं आखिर यहाँ पे क्या होता है। माडोंग कहता है कि युवन जो मैंने कहा था वो सच निकला, चलो अपने घुटनों पे आके मुझसे माफी मांगो। टैंगनिंग कहता है कि लड़के मेरी बात सुनो, चाहे लाइफ में ना कुछ भी हमें सच बोलना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर तुम यहाँ पे बैट करने की हिम्मत रखते हो तो तुम्हें अपने टास्क को भी कंप्लीट करना चाहिए। मिस्टर मा हंसते हुए कहता है कि हाँ मिस्टर टैंगनिंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं तुम्हें वही करना चाहिए। तभी कैंगरी बोलता है कि माडोंग मेरी बात सुनो, ये बात तो तुम्हें ही पता ना कि बड़ी ट्रांजैक्शन के वक्त में बैंक सही से काम नहीं करती, इसी वजह से मैंने बैंक से कांटेक्ट किया और एक बंदे से बात करी है, जल्दी मुझे बता दे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। माडोंग कहता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, जितने वाले सिक्योरिटी गार्ड है जल्दी यहाँ पर आओ। युवन कहता है कि माडोंग यहाँ पे कौन सही और कौन गलत, कम से कम बैंक से कंफर्म तो होने दो। मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पे डर रहे हो कि जो भी मैंने कहा है अगर वो सच साबित हो गया तो तुम्हारे यहाँ पे कोई भी इज्जत नहीं बचेगी। माडोंग कहता है कि मैं एक कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, आखिर मैं तुम जैसे कमीने से डरूंगा क्यों, और तुम सभी गार्ड यहाँ पे क्या करो, चलो इस कमीने को मारना चालू करो। फिर वहाँ पे जितने भी गार्ड होते हैं वो युवान को घेर लेते हैं। युवान कहता है कि तुम यहाँ पे काफी जल्दी मचा रहे हो, अभी तक मैं यहाँ पे हारा भी नहीं हूँ, तुम मुझे झुकने के लिए कह रहे, मैं नहीं झुकने वाला। युवान सोच रहा होता है कि इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं पता कि मुझे बुली करना काफी ज्यादा मुश्किल है। माडोंग कहता है लगता है बंदा काफी ज्यादा हार्ड बनने की एक्ट कर रहा है, इसको तो यहाँ पे पिटवाना ही पड़ेगा, और सारे गार्ड चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े इसको घुटने पे लेके आओ और माफी मंगवाओ। तभी लीबा आगे बढ़ते हुए बोलता है अगर किसी ने मिस्टर युवान को टच भी किया तो मैं उसे मार डालूंगा। साथ ही लीबा सोच रहा होता है कि मैं 2 बंदों को संभाल सकता हूँ, लेकिन उससे जगह मैं क्या करूंगा। तभी युवान आगे बढ़ते हुए सारे गार्ड्स को पीट देता है। माडोंग कह रहे थे तुम्हें काफी ज्यादा घटिया इंसान हो, तुम यहाँ पे हार भी कर अपनी हार को मान भी नहीं रहे हो। वही शैली सोच रही होती है क्या युवान फाइट कर सकता है, और टैंगनिंग सोच रहा होता है बच्चा काफी ज्यादा फास्ट है, इसने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को पीट दिया, मैं इसको देख भी नहीं पाया। सच में हम किसी को देख के नहीं बता सकते कि वो बंदा अंदर से कैसा हो सकता है, इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि पावरफुल हो सकता है। तभी हमें बैंक ऑफिसर आ जाता है और कहता है कि मिस्टर कॉन्ग ने मुझे बुलाया है, मैं यहाँ पे कुछ करने के लिए आया हूँ। माडोंग बोलता है मैं यहाँ पे किसी की बात नहीं सुनने वाला, मुझे पता है कि मैं जीत चुका हूँ। तभी टैंगनिंग बोलता है कि अगर ये बंदा आ ही चुका है तो हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए, और ये देखने में तो काफी मजा आएगा कि आखिर यहाँ पे सच में कौन जीतता है। माडोंग बोलता है मिस्टर टैंग की वजह से मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे जो भी करना जल्दी करके यहाँ से निकलो। तभी जो बैंक का ऑफिसर होता है वो अपना कंप्यूटर खोलता है और उसमें जो युवान का बैलेंस होता है वो 0 दिखा रहा होता है। बैंक ऑफिसर बोलता है कि सर आपने कुछ दिनों के अंदर 50 मिनट का खर्चा किया है। वही माडोंग बोल रहा होता है इसका बैलेंस तो 0 है। युवान कहता है कि हाँ मैंने अभी कुछ खर्चा किया था। बैंक ऑफिसर बताता है कि बहुत सारा पैसा यूज करने की वजह से आपका कार्ड फ्रीज हो गया है, लेकिन आपके जितने फंड्स है वो सब लीगल थे, इसी वजह से मैं आपका फ्रीज को हटा सकता हूँ। वही माडोंग होता है वो कह रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, और शैली भी काफी शॉक हो गई होती है। युवान कहता है जितने मेरे फंड्स है वो सारे ही लीगल है, तो क्या मैं यहाँ पे अपने पैसे को यूज कर सकता हूँ। माडोंग बोल रहा होता है कि पक्का से इस बंदे को कैंगरू ने बुलाया है, आखिर इस बच्चे के पास इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं। तभी वो बैंक ऑफिस आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड, और अब कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ। फिर ऑफिसर बोलता है कि मैंने अब कार्ड पे फ्रीज हटा दिया है, आप प्लीज बाद में बैंक आके गोल्ड कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। वहीं पे सभी लोग कह रहे होते हैं क्या गोल्ड कार्ड, ये कार्ड तो हमारे पास में भी नहीं है, और यहाँ पे ये बैंक वाले से आगे से इस कार्ड के लिए पूछ रहा है। माडोंग बोल रहा होता है चाहे बंदा कुछ ही बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जब तक तो ये यहाँ पे नेबुला कंपनी में पैसा ट्रांसफर नहीं करेगा मैं इसकी बात पर विश्वास नहीं करने वाला। युवान कहता है कि ठीक है 2 मिनट रुक जाओ, ये बोलते हुए अपना कार्ड को स्वाइप कर देता है और मशीन बताती है कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहा। कैंगरी बोलता है कि नेबुला कंपनी में पैसे चले गए। माडोंग के तुम अब कुछ बोलना चाहोगे। माडोंग अभी भी बोल रहा होता है कि तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, मैं तुम लोग सामने झुकने वाला नहीं हूँ, या तुमने जो भी किया वो सब एक्टिंग है। तभी टैंगनिंग माडोंग को किक मारते हुए गिरा देता है। माडोंग बोल रहा था मिस्टर टैंग आप क्या कर रहे हैं। टैंगनिंग बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे अपनी मिस्टेक के बारे में पता चल चुका है, लेकिन तुम फिर भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो, और तुमने यहाँ पे मेरा भी बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, तुम्हें काफी ज्यादा बेकार इंसान हो। माडोंग रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, यहाँ मैंने मिस्टर युवान को काफी कुछ बोल दिया। मिस्टर युवान मैंने आपको आगे से प्रोवोक किया, अगर हो सकता मुझे माफ कर दीजिए। युवान कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ भूल रहे हो। माडोंग बोल रहा है मैं क्या भूल रहा हूँ, मैं अभी अपने घुटनों पे बैठा हुआ, मेरे को थप्पड़ पड़ चुका है और मैंने आपसे माफी भी मांग ली है। युवान कहता है कि तुम्हें यहाँ पे फिडेलिटी कंपनी की रियलिटी बतानी होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ पे सारा ब्लेम मिस्टर कैंगरू के ऊपर आ चुका जो कि भागे भी नहीं थे, तुम्हें यहाँ पे कुछ क्लियर करना ही पड़ेगा। माडोंग बोला तो फिडेलिटी कंपनी तो बर्बाद होने वाली थी, लेकिन कैंगरू का लक काफी ज्यादा अच्छा था कि उसे आप मिल गए, और यहाँ पे मैं कैंगरू से काफी जलस हो गया था, इसी वजह से मैं झूठ कह रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वही सारे लोग बोल रहे होते बंदा काफी घटिया है, आखिर अपने कलीग को बदनाम कैसे कर सकता है। फिर माडोंग वहां जाते हुए सोच रहा होता है कि युवान मैं तुम्हें याद रखूंगा,
तुमने अपने लिए काफी बड़ा गड्ढा खोद लिया है, अभी नहीं तो बाद में मैं तुम्हें पक्का से बेसी रिटर्न करूंगा। तभी झैंग बोलता है कि मिस्टर युवान, हमारी नेबुला कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए शुक्रिया, आपने हमारे लिए जो भी कुछ किया हम कभी भी नहीं भूलेंगे। युवान टैंगनी से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि आपकी हेल्प के लिए शुक्रिया, अगर आपको फ्यूचर में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। सैली सोच रही होती सच में युवान काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन अगर आज ये नहीं होता तो मुझे यहाँ पे खड़ा नहीं होना पड़ता, आखिर उसने मेरे घर वालों को पैसे देने से मना क्यों किया। तभी शैली का अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पे शैली की माँ मुझसे कह रही होती है कि तुम्हें याद है कुछ दिनों पहले आंटी वांग ने मुझे एक बंदे से मिलाया था जो कि कंपनी का बॉस है, उसका नाम है मिस्टर वांग, तुम मुझसे मिली भी थे ना। शैली के भाई बोलते हैं कि हाँ मैंने सुना है कि आज उसका एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और उस पार्टी के अंदर मिस्टर माँ भी जाने वाले हैं, सिस्टर तुम्हें भी वहाँ पे जाना चाहिए। शैली कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना। शैली के फादर बोलते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं जाना तो तुम्हें यहाँ पे युवान को पैसे के साथ में वापस लेके आना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो आखिर तुम्हें पालने का मतलब ही क्या हुआ, तुम तो एकदम वेस्ट निकल गई ना। शैली की मां रोते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे, पर अगर तुम पैसे लेके नहीं आ पाई तो आखिर हम तुम्हारे भाई की शादी कैसे करेंगे, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हमारी जो फैमिली हो तो खत्म हो जाएगी ना। अगर हमने तुम्हें यहाँ पे नहीं पाला होता तो हम उसकी शादी के लिए काफी आराम से पैसे जमा कर लेते, तो तुम्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा। वही हम प्रधानमंत्री देखते हैं मिस्टर टैंक जो कह रहे होते हैं अगर आपको फ्यूचर में कोई भी काम हो तो मुझसे जरूर बात करिएगा। तभी युवा को सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, आपने टास्क कंप्लीट कर लिया, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के साथ में बोनस भी मिल रहा है, लेकिन आपसे सिस्टम को अपडेट होने के लिए 10% सर्वाइवल पॉइंट चाहिए होंगे और ये आपके सिस्टम की फीस होगी। युवा सोच रहा होता है कि ये क्या बात हुई, ये सिस्टम सिर्फ मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता, मुझसे फीस भी काटता है, ये तो काफी बेकार बात है। तभी लीबा बोलता है कि मिस्टर युवान, मिस्टर कोंगरुई, हमारी कंपनी के बाहर कुछ भी अच्छा नहीं चला, जो वर्कर्स तो फिर से हंगामा कर रहे हैं, हमें यहाँ पे जल्दी ही चलना पड़ेगा। कैंगरी कहता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि सबको उनके पैसे वापस करने के लिए, आखिर वहाँ पे फिर से हंगामा क्यों हो रहा है। लीबा बोलता है कि चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी है, लेकिन अब वो लोग बोल रहे जो ओनर है वो चेंज हो चुका है, इसी वजह से उन सभी लोग की जॉब की कोई भी सिक्योरिटी नहीं बची कि फ्यूचर में उन लोग को हमारी कंपनी की तरफ से काम मिलेगा भी। तभी कैंगरी बोलता है कि मिस्टर युवान हमें क्या करना चाहिए, अभी नए बच्चे को स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम बाकी है, तो फिर हम सभी लोगों को रोक के कैसे रख सकते हैं। युवान कहता है चलो पहले चले कंपनी में देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। फिर युवान वहाँ पे झैंग और टैंक को बाय करके वहाँ से निकल जाता है। सीन चल होता है, फिडेलिटी रियल एस्टेट कंपनी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं उन्हें दोनों लोन शार्क को जो कि पहले मिंगियाओ से पैसे मांगने के लिए आए होते हैं, वो वहाँ पे जितने ही वर्कर्स होते हैं उन सभी को कंपनी में घुसने से रोक रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम सभी लोगों की पेमेंट दे दी गई है, आखिर तुम लोग फिर भी हंगामा क्यों कर रहे हो। लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो लोन शार्क को धक्का देते हुए कहते हैं हम सभी लोगों को मिस्टर कोंगरुई से मिलना है, हमारी जो सैलरी थी वो तो पे कर दी गई है, लेकिन जो प्रोजेक्ट था वो रुक गया, तो आखिर हम लोग काम क्या करेंगे। तभी वो लोन शार्क गिर जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धक्का देने की। ये बोलते वो एक वर्कर को स्टैप कर देता है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि इस कमीने ने हमारे लोगों को चाकू मार दिया, जल्दी यहाँ पे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी यहाँ पे युवान आता है जो कि भीड़ को देखते हुए कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे सारे लोग क्या कर रहे हैं। जो लोन शार्क होता है वो कह रहा होता है यहाँ पे जो भी घुसने की हिम्मत करेगा उसका हाल इसी बुढ़े की तरह होगा, हम उसे भी चाकू मार देंगे। दूसरा लोन शार्क कहता है कि हाँ मेरा भाई सही कह रहा है, अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ेगा तो मुझे काफी गंदे तरीके से मारेंगे। तभी यहाँ पे कैंगरुई आते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, और वो लोन शार्क कह रहे होते हैं कि मिस्टर कैंगरुई हमने यहाँ पे आपकी कंपनी को बचाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। फिर युवान वहाँ पे एक वर्कर से पूछता है क्या तुमने एम्बुलेंस को बुला दिया। तभी वो वर्कर बोलता है कि हमने एम्बुलेंस को तो बुला दिया है, लेकिन इस अंकल का काफी ज्यादा खून बह चुका है, शायद ये बच पाएंगे। फिर वो वर्कर बैठते हुए कहता है कि जो प्रोजेक्ट था वो रोक दिया गया है, हम में से बहुत सारे लोग जो कि इसी काम पे थे, आखिर वो क्या करेंगे। मेरी बेटी काफी ज्यादा बीमार है, डॉक्टर ने मुझे बोला ऑपरेशन के लिए, लेकिन अभी नौकरी छूट गई तो आखिर मैं उसका सर्जरी का ख्याल कैसे रखूंगा, और आखिर मैं अपने घर वालों से कैसे बोलूँ कि मैं कुछ ही पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। बाकी सारे लोग भी कह रहे होते हैं कि हाँ हमारे भी घर में बहुत सारे काम है, लेकिन आखिर अब हम लोग क्या करेंगे। वो जिस बंदे को चाकू पड़ा होता है उसके पास वाला बंदा कहता है इन अंकल ने सांसें लेना बंद कर दी, हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लीवा बोलता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, और कैंगरुई बोलता है कि पहले उन कमीनों को बांधो यहाँ पर। तभी वो लोन शार्क बोल रहे होते हैं कि ब्रदर बाबू यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, हमने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी, प्लीज हम लोग को मत मारना। लीवा बोलता है कि तुमको इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तुमने यहाँ पे एक मासूम को चाकू मार दिया है, और तुम्हारी वजह से मिस्टर कैंगरुई काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। वही जो युवान होता है घायल को चेक करते हुए कहता है कि सांसें नहीं ले रहा है। तभी युवान को नोटिफिकेशन आती है कि सांसें तो ले रहे हैं, लेकिन को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ये नहीं बच पाएंगे। युवान सोच रहा होता है कि सिस्टम मेरी लाइफ को कंट्रोल करता है तो ये यहाँ पे बाकी लोग की लाइफ को कंट्रोल कर पाएगा। जब युवान अपने सिस्टम स्टोर को चेक करता है तो उसके पास में 3 पिल्स होती हैं। पहली पिल होती है स्ट्रेंथ पिल, दूसरी पिल होती है एजिलिटी पिल, वहीं तीसरी पिल होती है स्टेमिना पिल। युवान सोच रहा होता है जितनी पिल सभी यूजलेस है, फिलहाल तो मेरा कुछ भी काम नहीं आने वाला। युवान कहता है क्या मैं किसी भी तरीके से इस बंदे को बचा सकता हूँ। सिस्टम बताता है कि तुम्हें अपने 12 सर्वाइवल पॉइंट को देने होंगे, जिससे कि इस बंदे की लाइफ कुछ मिनट के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। तभी युवान कहता है कि मैं सर्वाइवल पॉइंट ले लो, लेकिन इस बंदे की जान को बचा लो। 12 पॉइंट लेने के बाद में सिर्फ 11 पॉइंट ही बचे होते हैं। तभी जो वो वर्कर होता है वो सांस लेना स्टार्ट कर देता है। वही लीबा ने दोनों लोन शार्क को बांध दिया होता है। वो दोनों लोन शार्क कह रहे होते हैं कि आखिर आप लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे जो भी कुछ किया वो कंपनी के लिए किया है। युवान कहता है कि तुमने ये सब कंपनी के लिए किया है। तभी वो लोन शार्क कहता है तुम तो वही लड़के हो ना,
क्या तुम यहाँ पे मिस्टर कैंगरू के सामने भीख मांगने के लिए आए हो? कैंगरू बोलता है कि मिस्टर युवान आखिर आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है? युवान कहता है कि आप इन दोनों कमीनों से पूछ लीजिए। लीबा लोन शार्क को मारते हुए कहता है कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ सच बताओ। वो लोन शार्क बताता है कि इस बच्चे की आंट ने हमारे साथ में गैम्बलिंग करी थी और उस मैच के अंदर वो $5 लाख हार गई थी। और जब हम लोग पैसा फिर से मांगने गए तो इस बंदे ने कहा कि वो कल वो पैसा लौटा देगा। लेकिन मिस्टर कॉन्ग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर ये बच्चा पैसा नहीं वापस करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उस आंट की जो लड़की है वो काफी सुंदर है, अगर हम उसकी बॉडी को ब्लैक मार्केट में बेचे तो काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कैंगरू गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरी कंपनी में ऐसे काम नहीं होते, ये मेरी इज्जतदार कंपनी ना कोई ठेका। फिर कैंगरू बोलते हैं कि मिस्टर युवान मेरी बात का विश्वास करिए, यहाँ पे सब कुछ मैंने नहीं किया है। पक्का से काम माडोंग का होगा क्योंकि वो पहले भी कह रहा था कि उसके पास में पैसा कमाने का एक तरीका बचा हुआ है। युवान कहता है अच्छा वो कमीना माडोंग। कैंगरू कहता है लेकिन हमारी कंपनी आपने एक्वायर कर ली है और अब हमारे पर किसी का भी कर्जा नहीं है। तभी युवान आगे बढ़ते हुए उस लोन शार्क को किक मार देता है। ये देख के सारे बंदे कह रहे होते हैं कि जो दोनों लोन शार्क थे ये यहाँ के सारे वर्कर्स को काफी टाइम से बुली कर रहे हैं, लेकिन जो नए वाले ओनर है वो उन्हीं कमीने बंदों को मार रहे हैं। लगता है ये ओनर काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। फिर वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है जो कि उस घायल बंदे को लेकर चली जाती है। कैंगरू सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। फिर कैंगरू बोलता है कि मिस्टर युवान आखिर हम लोग क्या करने वाले हैं? युवान कहता है कि पहले हम लोग को अपने वर्कर को सेटल करना होगा, हमें पे और वर्कर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, ये सभी लोग हमारा काम करने के लिए काफी है। तभी वो वर्कर कहते हैं कि हम आप पे विश्वास कैसे कर ले, आपने तो पहले भी हमारे 6 महीने की सैलरी खाने वाले थे, अगर आप अगली बार भी ऐसा करके भाग गए तो हम लोग क्या कर लेंगे? युवान कहते हैं तुम लोगों को टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारी जो कंपनी वो एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट निकालने वाली है जिसकी वजह से तुम सभी लोग काम की गारंटी रहेगी और साल के एंड में तुम सभी लोग एक अच्छा डिविडेंड भी दिया जाएगा जिससे कि तुम लोग अपनी फैमिली को काफी अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे। युवान सोच रहा होता है कि लास्ट लाइफ में मेरे फादर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे, काम करते उनका पाँव टूट गया, लेकिन वहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से उन्हें कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला। एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट की बात सुनकर सारे वर्कर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि वर्कर काम करते हुए भी जॉब सिक्योरिटी मिला काफी ज्यादा बड़ी बात है। लीबा कह रहा होता है कि मिस्टर कैंगरू मैंने तो ये पहली बार सुना है कि कोई यहाँ पे वर्कर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है और उनको बोनस भी दे रहा है। कैंगरू कहता है अगर ये नहीं होते तो आज कंपनी बर्बाद हो जाती। लीबा पोता पता नहीं आगे चल के क्या होने वाला है, यहाँ पे जो भी कुछ करे मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा और बॉस आखिर इन दोनों कमीनों का क्या करना है। तभी युवान यहाँ पे आते हुए कहता है कि इनका कुछ ऐसा करो जिससे कि हमारी कंपनी में कोई भी असर ना पड़े और आज इस वर्कर को इन लोगों ने घायल कर दिया उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए हमारी कंपनी पे करेगी। और हाँ मिस्टर कैंगरू जो काम आज हुआ है वो कभी होना नहीं चाहिए। कैंगरू कहता है कि हाँ टेंशन मत लीजिए, जो आज हुआ है वो कभी भी नहीं होगा। युवान कहता है ठीक है यहाँ पे रात काफी ज्यादा हो चुकी है, मैं घर चलता हूँ। तभी कैंगरू बोलता है कि मिस्टर युवान लीबा वो घर छोड़ देगा। युवान कहता है कि नहीं कोई जरूरत है, मैं काफी आराम से घर चला जाऊंगा। युवान को जाते हुए देखे कैंगरू बोल रहा होता है ये बच्चे में काफी पोटेंशियल है, ये बिजनेस करने में मुझसे भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, ये फ्यूचर में बहुत ही बड़ा टाइकून बनने वाला है। लीबा तुम्हें भी जल्दी इस बंदे पे विश्वास हो जाएगा। सीन चलता है युवान के घर का सीन दिखाया जाता है। अपने घर के अंदर लाइट जलते हुए देख के युवान सोच रहा होता है कि घर पे मॉमनेट वापस आ गए। तभी मिंगिया गेट खोलते हुए बोलते कि ब्रदर युवान फाइनली वापस आ गए। युवान कहते हैं कि मैं लेटी थी वैसे हुआ कि मुझे कंपनी में कुछ काम था। मिंगिया कहते हैं कि लगता है ब्रदर युवान पहले से काफी मेहनत कर रहे हैं, क्या आप ये सब इसी वजह से करके क्या आपको सिस्टर शैली से शादी करनी है? युवान सोच रहा होता है कि मिंगिया को हमेशा से एक बड़े घर में रहना था, लेकिन अब मैं इसकी विश को पूरा कर सकता हूँ, मेरे पास काफी सारे पैसे आ रखे हैं। युवान कहता है कि मिंगिया कल हम लोग कहीं बाहर चलेंगे। मिंगिया बोलते हैं कि आखिर हम लोग कहाँ पे चलेंगे? युवान कहता है वो तुम्हें कल पता चल जाएगा, अब काफी लेट हो चुका है, मैं काफी थक भी चुका हूँ तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। वह जो मिंगिया होती है वो सोच रही होती है कि ब्रदर युवान काफी बदल चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि 2 दिन पहले की जो पर्सनैलिटी थी वो पूरी से चेंज हो गई है। फिर युवान अपने कमरे में आ गया होता है और सोच रहा होता है मेरा जो आई ऑफ द मून गॉड सिस्टम है वो मेरी लाइफ को कंट्रोल करता है और ये सिस्टम बाकी लोगों की लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है, मुझे तो ये जानना है कि आखिर क्या क्या कर सकता है। तभी युवान को नोटिफिकेशन आती है कि आपके आसपास जगह बिल्कुल सेफ है, इसी वजह से आपको सिस्टम के स्पेस में लेके आया जा रहा है और क्या आप इनहेरिटेंस के लिए रेडी हैं? युवान बोलता है इनहेरिटेंस? आगे कैसे इनहेरिटेंस? फिर युवान अपने नीचे देखता तो वो अपनी ही पुरानी वाली बॉडी को देख पाता है। युवान को नोटिफिकेशन आती है कि आपके रीबर्थ की वजह से जो पूरा स्पेस और टाइम था वो कोलैप्स हो चुका है और यहाँ पे सर्वाइवल पॉइंट को यूज करके आपकी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन अभी बाहर की बहुत सारी फोर्सेस की वजह से सिस्टम में काफी तकलीफ आ रही है। इसी वजह से यहाँ पे होस्ट को लॉर्ड गॉड की इनहेरिटेंस दी जाएगी, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। युवान कहता है क्या वर्ल्ड तबाह हो जाएगा? आखिर से कहने का मतलब क्या है? फिर उसको नोटिफिकेशन आती है कि आपको इनहेरिटेंस दी जा रही है। युवान कह रहा होता है कि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे बताओ तो सही। फिर से युवान को नोटिफिकेशन आती है कि एक बार को इनहेरिटेंस मिल जाए उसके बाद सिस्टम की जो पावर है काफी लिमिटेड हो जाएगी और आपको सिस्टम की तरफ से कोई भी टास्क नहीं मिला करेगा। युवान सोच रहा होता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, इस सिस्टम ने मुझे स्टार्टिंग से काफी ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। फिर युवान को नोटिफिकेशन आती है जो इनहेरिटेंस थी वो कंप्लीट हो गई, प्लीज आप अपने पर्सनल पैनल को देख लीजिए। युवान सोच रहा होता है जो इनहेरिटेंस थी वो खत्म हो गई, लेकिन जब मेरी प्रोग्रेस थी वो सिर्फ 1% से बढ़ी। तभी फिर से युवान को नोटिफिकेशन आती है कि बेसिक एट्रीब्यूट ना होने की वजह से युवान को सारी इनहेरिटेड एबिलिटी नहीं मिलेगी, एक वजह वो कंडीशन को फुलफिल करेगा तो उसे काफी सारी एबिलिटीज मिल जाया करेगी। युवान उठते हुए कहता है कि सिस्टर ने मेरे साथ स्कैम कर दिया,
लेकिन आखिर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। मुझे यहाँ पे काफी ग्रो करना होगा ताकि मैं सिस्टर की रियलिटी को जान सकूं। वहीं पे बाहर खड़ी मिंगिया सोच रही होती कि दोपहर हो चुकी है, लेकिन अभी तक ब्रदर युवान उठे नहीं, क्या वो काफी थक चुके हैं। तभी युवान गेट खोल के बाहर आता है और कहता है कि मिंगिया कहती है कि ब्रदर आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग बाहर चलेंगे। तभी युवान कहता है कि मुझे माफ करना, मैं भूल गया था, चलो लेकिन अब हम लोग चलते हैं। फिर युवान और मिंगिया बाहर निकल ही गया होता है। तभी उन्हें नजर पड़ती है शैली पे। मिंगिया बोलती है कि ब्रदर युवान वो तो शैली है ना, आखिर वो उस बंदे के साथ में क्या कर रही है, क्या वो उस बुढ़े से आदमी के साथ में होटल जा रही है, मुझे यहाँ पे कुछ भी सही नहीं लग रहा। युवान कहता है कि ये उसकी मर्जी, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। सीन चेंज होता है, ब्लू वाटर हाउस सीट डिपार्टमेंट सीन दिखाया जाता है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि हेलो सर, क्या आप यहाँ पे घर देखने के लिए आए हैं। युवान बोलता है कि हाँ मुझे यहाँ पे एक विला देखना है। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलते है कि विला तो आप नहीं खरीद पाएंगे, आप वहाँ दूसरे काउंटर पे चले जाइए, वहाँ पर काफी अच्छे छोटे छोटे घर मिल जाएंगे और वहाँ पे जितने भी छोटे घर आपको सभी लोन पे मिल सकते हैं, जिनकी किस्त आप काफी आराम से भर सकते हैं। मिंगिया कहते हैं कि ब्रदर युवान ये लोकेलिटी काफी महंगी दिख रही है, क्या हम यहाँ पे घर अफोर्ड कर पाएंगे। युवान कहता है कि मैं तुम्हें एक विला दिलाने वाला हूँ, तुम्हारा सपना था एक बड़े घर में रहने का, आज वो पूरा होने वाला है। ये सुनकर मिंगिया काफी शौक रह गई होती है और कहती है क्या आप मुझे विला देने वाले हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं सर आपको पता है कि विला की कीमत कितनी ज्यादा होती है और आप यहाँ पे हमारी विला खरीदने की बात कर रहे हैं। युवान कहता है कि मैंने कहा ना कि मुझे विला खरीदना है। वहीं वहाँ पे लोगों को देख के मिंगिया बोल रही होती है कि ब्रदर युवान हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है कि तुम्हारे शरीर के पास $200 के कपड़े नहीं है और तुमने यहाँ पे $1 मिलियन की विला खरीदने के लिए आए हो। मिंगिया गुस्से होते हुए कहती है कि तुम मेरे ब्रदर युवान को कुछ भी नहीं कह सकती, ब्रदर युवान हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलिए कहीं और चलते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा आते हुए कहता है कि तुम युवान हो ना, ये तो काफी अजीब बात है, हम लोग फिर से यहाँ पे मिल गए। युवान कहता है कि ज़ूफ़ई तुमसे मिले तो काफी साल बीत गए। ज़ूफ़ई कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले और तुम्हारे कपड़े भी नहीं बदले, क्या तुम पिछले काफी सालों से यही कपड़े पहन के घूम रहे हो। हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है ज़ूफ़ई जो कि 23 साल का है और ये युवान का हाई स्कूल क्लासमेट है और फिलहाल ये एक बिजनेसमैन है। युवान पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। साथ ही युवान सोच रहा होता है कि मुझे अच्छे से याद है कि ज़ूफ़ई छोटा मोटा बिजनेस चलाता था जो कि जल्दी ही बैंकक्रप्ट हो गया था। ज़ूफ़ई कहता है कि मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जिससे कि इतने पैसे आ रहे हैं कि मुझे एक्स्ट्रा घर खरीदना पड़ रहा है। युवान तुम यहाँ पे घर देखने के लिए आए हो, कहीं तुम यहाँ पे छोटे मोटे घर तो देखने नहीं आए ना, क्योंकि तुम्हें वही सूट करते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, एक घर एक बंदे का सिंबल होता है कि आखिर वो कितना वैल्यूएबल है और छोटे मोटे घर के अंदर रहना और एक विला के अंदर रहना काफी ज्यादा अंतर होता है। विला आप जैसे यंग और शाना लोगों के लिए ही बना है। ज़ूफ़ई कहता है कि नहीं मेरे पास बस थोड़ा बहुत पैसा है खर्च करने के लिए और मुझे बाहर कुछ काम था, इसी वजह से मैं यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा, इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। युवान बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास कोई भी काम नहीं, तुम पहले जाके अपना घर देख सकते हो। वही मिंगिया बोल रही होती है कि ये दोनों कभी हमें बुली कर रहे हैं। फिर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो ज़ूफ़ई का घर दिखाने लगती है। वही युवान कहता है कि मिंगिया 1 सेकंड रुको, मैं कॉल करके आता हूँ। साथ ही युवान सोच रहा होता है कि ये लोग मुझे काफी नीचे देख रहे हैं, मैं अपनी और बेइज्जती नहीं सह सकता। वही जो ज़ूफ़ई होता है वो रिसेप्शनिस्ट अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसी वाले घर वो फाइनल करते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं कि ये साइड $2 मिलियन की है, क्या आपको अभी चाहिए। साथ ही रिसेप्शनिस्ट सोच रही होती है बंदा तो काफी शानदार है, इतने महंगे घर पे भी इसने बिल्कुल ही बार्गेनिंग नहीं करी, इसकी वजह से मुझे काफी अच्छा कमीशन मिलने वाला है। ज़ूफ़ई कहते हैं कि मैंने कहा ना कि मुझे अभी चाहिए, तुम यहाँ पे फालतू के क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। साथ ही ज़ूफ़ई सोच रहा होता है कि युवान मेरे से हर चीज में काफी ज्यादा बेहतर था, उसके मेरे से काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आते थे और लड़कियां भी उसे काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। मैं कभी भी इसको स्कूल के अंदर बुली नहीं कर पाया, लेकिन आज मेरे पास काफी ज्यादा अच्छा मौका इसको बुली करने का। फिर ज़ूफ़ई मिंगिया के पास में आते हुए कहता है कि युवान कहाँ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के भाग गया है। तभी युवान आते हुए कहता है कि मुझे एक घर खरीदना है, आखिर मैं यहाँ पे भाग कैसे सकता हूँ। ज़ूफ़ई कहता है कि आखिर तुम्हें कैसा घर खरीदना है, क्या मैं तुम्हें हेल्प करूँ घर खरीदने के अंदर। और युवान के तुम्हारे फादर अभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, उनको बोल देना कि वो मेरी कंपनी में आके काम कर ले, मेरी कंपनी के अंदर मैं उनके लिए एक प्रिविलेज कर दूंगा, उनको मैं 2 ईंट कम उठाने को दूंगा और बाकी हर जगह से काफी ज्यादा सैलरी भी दे दिया करूंगा। तभी मिंगिया वो बोलते कि तुम्हें अंकल जाने के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, वो हर महीने काफी ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाते हैं और तुम यहाँ पे कोई भी नहीं होते उनको कुछ भी बोलने वाले। ज़ूफ़ई कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे हेल्प कर रहा था, तुमको यहाँ पे बुरा लग रहा है, तुम्हारी गलती है और आखिर मैंने यहाँ पे क्या ही गलत कर दिया। युवान कहता है कि मैं मानता हूँ कि ज़ूफ़ई तुमने जो भी कहा है वो सही कहा है, लेकिन अगर तुम इसके आगे कुछ भी कहते हो तो तुम्हें मारने के लिए मुझे गलत मत बोलना। ज़ूफ़ई कहता है कि मैं यहाँ पे हेल्प करता हूँ, तुम यहाँ पे फालतू बातें कर रहे हो, मैं यहाँ पे तुम्हारी अकड़ लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठा हूँ। वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कह रही होती है कि ये बंदा हमसे घर खरीद नहीं सकता है, इसी वजह से फालतू में परेशानी खड़ी कर रहा है। ज़ूफ़ई बोलता है कि तुम्हारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, इस बंदे को बाहर फेंको। इस कमीने को देख के मेरा मूड काफी ज्यादा खराब हो रहा है और मेरा मन करके मैं तुम लोगों से घर ना खरीदूं। तभी वहाँ पे वो बैंक का एम्प्लॉय आता है और कहता है सर आपका गोल्ड कार्ड। युवान कहता है कि मुझे माफ करेगा, आपको मेरी वजह से यहाँ पे आना पड़ा। तभी वो एम्प्लॉय बोलता है कि आपको सब करके मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। तभी वहाँ पे उस हाउस सेल डिपार्टमेंट की मैनेजर आती है और कहते हैं कि आखिर यहाँ पे कैसी आवाजें आ रही है, आजन यहाँ पे क्या चल रहा है। आजन युवान की तरफ उंगली करते हुए कहती है कि ये बंदा एक घर भी नहीं खरीद सकता और कब से हमारा टाइम वेस्ट किए जा रहा है। तभी युवान अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है तुम्हें पक्का से भरोसा कि मैं घर नहीं खरीद सकता और उस कार्ड को देखते हुए मैनेजर काफी शॉक रह जाती है
मैनेजर झुकते हुए कहते कि सर मुझे माफ करिएगा, मेरी एम्प्लॉय का कोई वैल्यू नहीं पता है, आखिर मैं यहाँ पे आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आजन बोलते कि मैनेजर आखिर आप क्या कर रही हैं, ये यहाँ पे से परेशानी खड़ी कर रहा था, आखिर आप इसे सॉरी क्यों बोल रही हैं। तभी मैनेजर बोलते कि सर मुझे माफ करे, जो मेरा स्टाफ है काफी बड़ा बेवकूफ है, यहाँ पे से गोल्डन कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी जुल्फे आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैनेजर यांग, मैंने यहाँ पे आपसे एक बहुत ही बड़ा घर खरीदा है, तो आपको यहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि इस बंदे की। मैनेजर कहते हैं कि मिस्टर जुफे, लगता है आपको नहीं पता कि मिस्टर युवान के हाथ में जो गोल्डन कार्ड है उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होती है। जुफे बोलते कार्ड दिखने में काफी गंदा है और मुझे भी बैंक के हर कार्ड के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि मैं अभी एक वीआईपी कस्टमर हूँ। युवान जुफे को अपना कार्ड दिखाते हुए बोलता है क्या तुम्हारे पास ये वाला कार्ड भी है, और उस कार्ड को देखते हुए जुफे शॉक हो गया होता है और कहता है ये तो एक सुपर वीआईपी कार्ड है, आखिर तुम्हारे पास में कहाँ से आया, तुमने इसको चुराया है ना। युवान सोच रहा होता है कि मुझे याद है इन लोगों के पास में 2 विला है जो कि एक बहुत ज्यादा प्राइम एरिया के अंदर है, अगर मैं उन दोनों विला को खरीद लेता हूँ तो फ्यूचर में इसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं इसे काफी ज्यादा महंगे में बेच भी पाऊंगा। फिर युवान बोलता है कि आपके यहाँ पे बीच में 2 विला है ना, आखिर उनकी प्राइस क्या है। मैनेजर यहाँ कहती है कि उन दोनों विला की प्राइस मिला के $20 मिलियन होगी। युवान अपना कार्ड देते हुए बोलता है ठीक है पेमेंट काट लीजिए। वहीं जो मिंगिया होती है वो काफी शॉक रह गई होती है। रिसेप्शनिस्ट कहते ठीक है सर मैं आपका काम कर देती हूँ। युवान कहता है कि मेरा कार्ड नीचे रखो, मैंने यहाँ पे तुमसे पैसे काटने के लिए नहीं कहा है, मैं यहाँ पे किसी और एम्प्लॉय को $20 मिलियन दे सकता हूँ पेमेंट काटने के लिए, पर मैं यहाँ पे बिल्कुल भी तुम्हें मौका नहीं देने वाला। मैनेजर यांग कहती है कि मिस्टर युवान के ट्रांजेक्शन मैं खुद संभाल लूंगी और आज तुम्हें यहाँ पे कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। जुफे युवान से कहता है कि हम लोग तो पुराने दोस्त है ना, मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम फ्यूचर में काफी अच्छा काम करोगे और तुम इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक भी बन चुके, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ गया है। तभी मैनेजर यांग सिक्योरिटी गार्ड को बुला के बोलते कि इस कमीने को बाहर फिकवा दो। जुफे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग तो फ्रेंड्स है ना, क्या तुम्हें यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड मुझे बाहर लेके जा रहे हैं। युवान कहता है कि तुम अभी मुझे बाहर फिकवाने वाले थे, तो इसी वजह से मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ। जुफे कहता है कि मैंने माफी मांग ली ना, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर युवान अपने सिस्टम से पूछता है क्या मैं लक स्किल का यूज करते हुए किसी भी इंसान का लक को चेक कर सकता हूँ। तभी युवान को सिस्टम बताता है कि लक स्किल का यूज करते हुए आप किसी के भी लक को देख सकते हैं और इस स्किल का यूज करते हुए आप महंगे महंगे आइटम्स को भी पहचान सकते हैं। युवान सोच रहा होता है किसी के भी लक को देखने की पावर, ये तो काफी शानदार पावर है। अभी भी जुफे कह रहा होता है कि युवान इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, चलो हम लोग बाहर जाकर लंच करते हैं। और जुफे के अंदर से बहुत सारा ब्लैक ऑरा भी बाहर निकल रहा होता है। युवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर से काफी सारा ब्लैक ऑरा देख पा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि तुम्हारा जो लक है वो काफी खराब चलने वाला है, तो मेरी एक एडवाइस मानो, जो भी करना काफी संभल के करना। जुफे बोलता है कि फालतू बातें करना बंद करो, मैं मानता हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, लेकिन अभी भी तुम वही कचरा इंसान जो कि पहले हुआ करते थे। वहीं जो आजन होती है वो बोल रही होती है कि मैनेजर यांग मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है, प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। मैनेजर यांग कहते हैं कि फालतू बातें मत करो, यहाँ से निकल जाओ। आजन अपने घुटनों पे आते हुए कहती है कि मैनेजर मेरे फादर काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं, अगर मेरे पास ये जॉब नहीं होगी तो मेरे फादर मर जाएंगे। तभी मिंगिया बोलते कि ब्रदर युवान प्लीज इसकी हेल्प कर दीजिए। युवान कहता है कि मैनेजर यांग इसको माफ कर दो, मैं इसको यहाँ पे एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। मैनेजर यांग कहते हैं कि मिस्टर युवान ने कहा है इसी वजह से मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। और आजन बोलते हैं कि मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर। फिर युवान मिंगिया को देखता है तो उसका पूरा ऑरा गोल्डन होता है। युवान सोच रहा होता है इसका जो ऑरा है वो गोल्डन है, इसका मतलब इसका लक काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, फ्यूचर में ये भी मेरे काफी ज्यादा काम आ सकती है। वही जो पास के लोकेलिटी के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं लड़का काफी ज्यादा शानदार है, और लड़के क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए क्या, हम ऐसे बहुत से लड़के जानते जो गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। युवान हंसते हुए कहता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज मैं यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को घर दिलाने के लिए लेके आया हूँ। और ये सिंह मिंगिया काफी ज्यादा शर्मा गई होती है। युवान बोलता है कि मिंगिया तुम शर्मा क्यों रही हो, और मिंगिया बोलती है कुछ नहीं ब्रदर मैं ठीक हूँ। तभी युवान के फोन पे शैली का मिस कॉल आता है। जब युवान मैसेज चेक करता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं शैंटियांग होटल के रूम नंबर 606 के अंदर हूँ, यहाँ मेरी लाइफ काफी ज्यादा खतरे में, प्लीज मुझे बचा लो। युवान सोच रहा होता है कि सैली अपनी मर्जी से माडोंग के साथ में होटल नहीं गई, कहीं उसके साथ में जबरदस्ती तो नहीं करी गई ना। मिंगिया बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर ब्रदर युवान और शैली के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन लगता है कि फिलहाल काफी ज्यादा खतरे में, तो आपको उसकी हेल्प करनी ही चाहिए। युवान कहता है कि मुझे उस लड़की से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, वो मरे या जिए मुझे से क्या करना है। मिंगिया बोलती है कि ब्रदर युवान आखिर आप क्या बोल रहे हैं, कम से कम आपको ह्यूमैनिटी के नाते उसको बचाना चाहिए। युवान बोलता तो फिर तुम्हारा क्या होगा। मिंगिया बोलती है कि आप जाइए उनकी हेल्प करें, मैं यहाँ पे आपका वेट करूंगी, आपके यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से चलेंगे। फिर युवान उसे दौड़ते हुए जाने लगता है, कहता है कि मैं जल्दी उसकी हेल्प करके वापस लौटूंगा। सीन चेंज होता है, हमें शैंटियांग होटल के रूम नंबर 606 का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं माडोंग जिसने अपने कपड़े उतार रखे होते हैं। माडोंग कह रहा होता है कि आज मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वहीं शैली कह रही होती है कि मुझे छूना मत। माडोंग शैली को छूते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें मेरे साथ में इसीलिए तो भेजा है, आखिर तुम मुझे कुछ भी करने से मना कैसे कर रही हो। शैली कह रही होती है कि प्लीज मुझे जाने दो। माडोंग कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, मुझे काफी ज्यादा अच्छे से पता है कि तुम्हारी लड़कियां कैसी होती हैं। ये बोलते हुए माडोंग शैली कपड़े फाड़ देता है और कहता है कि अभी भी तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो, तुम्हारे से चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। तभी यहाँ पे माडोंग गेट खुलने की आवाज आती है। माडोंग कहता है कि अभी कौन हो सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे युवान एंटर करता है। माडोंग कह रहा होता है कि आखिर तुम अंदर कैसे आए। युवान कहता है तुम्हें अभी इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आखिर मैं अंदर कैसे आया, तुम्हें तो इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि आखिर मैंने क्या शूट कर लिया है।
माडोंग बोलता है तुमने आखिर ये क्या किया, मुझे अपना फोन दो। लेकिन तभी युवान माडोंग को किक मार देता है। माडोंग कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे मुझे मारने की, बाद में पक्का किसी बंदे को बुला के तुमको पिटवाऊंगा। तभी युवान फिर से माडोंग को किक मार देता है। माडोंग कहता है तुम यहाँ पे कितना भी ट्राई कर दो, ये लड़की तुम्हारी तरफ नहीं देखने वाली, ये लड़की यहाँ पे सिर्फ मेरी है। तभी युवान फिर से माडोंग को मारने लगता है। माडोंग कह रहा था कि प्लीज मुझे मत मारो, सारी गलती मेरी है, अगर तुम मुझे मारते हो तो मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। तभी शैली बोलते युवान मुझे काफी ज्यादा गर्म फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी जल रही है। युवान सोच रहा होता है कि शैली के साथ में कुछ तो गलत हुआ है, लगता है इस कमीने माडोंग ने इसको ड्रग दिए हैं, इसी वजह से यहाँ पे ऐसे बिहेव कर रही है। फिर युवान शैली को उठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बाथरूम में लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके नहा लो, अपने दिमाग को ठंडा कर लो। फिर युवान बाथरूम में जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना। वहीं जब माडोंग होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कमीना यहाँ पे कैसे पहुंचा, क्या इस बंदे को शैली ने यहाँ पे बुलाया है, और देखते हैं ये कमीना कब तक लड़की को मेरे से बचा पाता है। तभी युवान माडोंग को फिर से किक मारते हुए कहता है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो। माडोंग कहता है कि तुम कब से मुझे मारे जा रहे हो, अभी तक तो मैंने उस लड़की को छुआ तक नहीं था, तो आखिर मैं मार किस चीज के लिए खा रहा हूँ। युवान कहता है कि माडोंग तुमने यहाँ पे शैली को ड्रग दे रखे हैं, और इस पूरे होटल के जितने भी कैमरा है मैंने सभी के प्रूफ ले लिए हैं, साथ ही मेरे पास मेरे फोन की वीडियो भी बची हुई है, अगर तुम्हें अभी भी डर नहीं लग रहा तो मैं ऐसे जा सकते हो। माडोंग बोलता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। युवान कहता है तुम्हारे पास में बहुत सारे पैसे है ना, जिसे कि तुम लड़कियों को भी खरीदना चाहते हो, तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारी वीडियो बाहर ना आए तो तुम्हें यहाँ पे मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। साथ ही युवान सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है, और इसके लिए माडोंग से पैसे बाहर निकलवाना कोई बुरा आइडिया नहीं है, मैं इसे यहाँ पे काफी सारे पैसे बाहर निकलवा सकता हूँ। माडोंग बोलता है कि तुमने शैली के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि तुम दोनों मिलकर मुझे यहाँ पे लूट सको। युवान बोलता है कि मुझे यहाँ पे किसी के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर तुम ये बात नहीं मानते हो तो कल इंटरनेट पर ट्रेंडिंग पे एक वीडियो चलेगी और उस वीडियो के स्टार होगे तुम। माडोंग बोलता है तुम्हें पता है शैंटियांग होटल है, जो कि सिटी के सबसे पावरफुल बंदों में से एक ही होटल है। युवान कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं इस होटल के मैनेजर को जानता हूँ। माडोंग युवान के हाथों देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे पास में इमरजेंसी कार्ड कहाँ से आ गया। युवान बोलता अच्छा तुम इस कार्ड की बात कर रहे हो। युवान सोच रहा होता है कि मैनेजर यांग मेरे साथ में आ गई थी, इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा आराम से मिल गया। माडोंग घबराते हुए बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, क्या 5 मिनट काफी रहेंगे। माडोंग सोच रहा होता है कि अगर ये वीडियो बाहर आ गई तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। युवान कहता है कि मुझे $40 मिलियन चाहिए। माडोंग बोलता है 40 मिलियन तो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई, मैं तुम्हें 30 मिलियन दे सकता हूँ। युवान बोलता ठीक है मैं 30 मिलियन चलेगा, लेकिन अपनी बातों से पीछे मत हटना, मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ माडोंग। तभी जो शैली होती है वो नहा के बाहर निकल जाती है। वही जो माडोंग होता है वो भागते हुए सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा युवान, बस तुम मेरा वेट करो। युवान बोलता शैली क्या तुम ठीक हो। शैली कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पा रहा है। युवान कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शैली बोलती क्या ये बात सच है कि तुमने नेबुला ग्रुप के अंदर $15 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। युवान कहता है कल तुम वहीं पे थी ना, मैंने तुम्हारे सामने पैसे ट्रांसफर किए थे। शैली कहती है तुम्हारे पास पहले बहुत सारे पैसे नहीं हुआ करते थे, आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। युवान कहता है कि तुमने ही कहा था ना कि पैसे फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर तुम्हें पैसे की इतनी ही वैल्यू तो तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रही हो, और अब तुम्हारे लिए जगह काफी सेफ हो चुकी है, तुम घर जा सकती हो। फिर युवान मिंगिया और मैनेजर यांग के पास में आ जाता है। मिंगिया बोलती है ब्रदर युवान का सारी चीजें सॉल्व हो गई। युवान कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया और ये सब मैनेजर यांग की वजह से ही हो पा रहा है। मैनेजर यांग कहती है कि मुझे आपकी हेल्प करने का मौका मिला, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। युवान बोलता है मिंगिया तुम परेशान तो नहीं हुई ना। मिंगिया बोलते है कि नहीं मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुई, यहाँ पे मैनेजर यांग मेरे साथ में ही थी। युवान कहता है ठीक है मैनेजर यांग हम अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं। सीन चलता है हम देखते हैं माडोंग को, जिसको दोनों लोन शार्क पट्टी कर रहे होते हैं। माडोंग कहता है कि मैं उस कमीने को नहीं छोड़ने वाला, उसने भी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी है। पहला लोन शार्क बोलता है कि माडोंग आखिर आपकी हालत किसने कर दी। तभी दूसरा लोन शार्क बोलता है कि और किसने करी, ये सब युवान कर रहा है। उस कमीने ने पहले हमें मारा फिर हमारे बॉस को, वो कमीना असल में एक नंबर का बुली है जो कि सबको बुली करता फिरता है। माडोंग बोल रहा होता है कि मैं उस युवान का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं उस शैली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, ये सब उसी कमीने का प्लान था। और अब शैली की फैंग फैमिली वेट करो, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। अब इसका ये क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।